शिवम ने कहा अभी मैं शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, अभी आपको शेयर कर देंगे। शिवम बेटा 2-3 बार उसको कर देना, 2-3-4 बार कर देना, ताकि लोग पढ़ आपके साथी लोग पढ़ सकें, ठीक है? तो जल्दी से उसको शेयर कर दो, ताकि एक ये जो प्रोसेस टेलीग्राम वाली है वो खत्म हो जाए, नहीं तो सबका ध्यान उधर ही रहेगा। ठीक, चलो भाई। तो देखो, मौर्यों के पतन के बाद, आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मौर्य, मौर्यों के पतन के बाद आप देखेंगे कि आपको दो तरह से, दो उत्तर भारत दक्षिण भारत की बात करें तो आपको याद होगा, हाँ, आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था स्थानीय उत्तराधिकारी के तौर पर, जिनमें शुंग, कण्व और सातवाहन थे, ठीक है? और अगर मैं विदेशी उत्तराधिकारियों की बात करूं तो उनमें इंडो ग्रीक्स, उनमें शक, उनमें पहलव, ये लोग हुआ करते थे, ठीक है ना? ये लोग हुआ करते थे, ठीक है? अब इनमें देखिए, मौर्यों के बाद जो विदेशी उत्तराधिकारी हैं जिन्होंने उत्तर भारत पर कब्जा किया है, वो कुषाण है, जबकि दक्षिण भारत की बात करें तो वो सातवाहनों ने संभाल रखा है, गुप्तों के पहले तक। यानी एक तौर पर अगर देखा जाए तो जो गुप्त वंश है, जो गुप्त काल है, उसकी अगर बात करें तो गुप्त काल के राजा भी कभी ना कभी किसी दौर में कुषाणों के अधिकारी के तौर पर, कुषाणों के अधिकारी के तौर पर आपको दिखाई पड़ेंगे। ये उनका प्रारंभिक तौर पर आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है? प्रभा, ज्वाइन तो कर रखा है बेटा क्लास तुमने? प्रभा, क्लास तो ज्वाइन कर रखा है बच्चे तुमने? शिवम, ये जो तुमने लिंक भेजा है बेटा, ये लिंक तो ओपन नहीं हो रहा है। ये लिंक तो ओपन नहीं हो रहा है भाई, ठीक है? हाँ, ये लिंक तो ओपन नहीं हो रहा है। चलो बना लो, कि हम लोगों के पास समय है, फिर से इसको ठीक करके बना लो, फिर शेयर कर देना, ठीक है? अच्छा, एक मिनट रुक जाओ भाई। हेलो सर, ग्रुप बना दिए हैं बच्चों। बच्चों, ग्रुप का जो वो है आपका, देखो इसको क्या किया जाए। अभिषेक ने बताया है, मैं लिख दे रहा हूँ, मैं बच्चों लिख दे रहा हूँ, @राजेश यादव सर। बेटा ये ग्रुप बना है, ये मैंने देखो लिख दिया, इस पर सब लोग आपस में ज्वाइन कर लो, @राजेश यादव सर। इस टेलीग्राम ग्रुप को हाँ, इसको बेटा ज्वाइन कर लेना। ये लिखा हुआ है @राजेश यादव सर, ठीक है? ये ज्वाइन कर लेना बेटा, ठीक बच्चों? चलो ज्वाइन कर लेना, तो मेरे पास भी लिंक आ जाएगा, मैं भी ज्वाइन कर लूंगा, ठीक है? अब हम लोग वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो टॉपिक है, अभिषेक बेटा ये एक बार लिंक फिर से शेयर कर देना, कुछ देर बाद दोबारा से शेयर कर देना, जैसे अगर किसी का छूट गया होगा तो वो जोड़ लेगा, ठीक है ना? हाँ, चलो। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं कि देखो, उत्तर भारत की ओर कुषाण लोग हैं, दक्षिण भारत की ओर आपके सातवाहन लोग दिखाई पड़ेंगे। गुप्त लोगों ने भी सातवाहनों के अधीन, ठीक है, गुप्त लोगों ने सातवाहनों के अधीन, सॉरी, कुषाणों के अधीन अपने आप को, एक होता नहीं सामंत के तौर पर, याद होगा कल हमने आप लोगों से, कल नहीं, जब मैं सातवाहनों के बारे में बता रहा था, और सातवाहनों के बारे में मैं परसों बता रहा था, ठीक है? सातवाहनों के बारे में मैं परसों बता रहा था, तो आपको याद होगा कि ये एक नई व्यवस्था शुरू होती है जिसे सामंतवादी व्यवस्था के तौर पर जाना जाता है। याद आ रहा है? मैंने आप लोगों को सामंतवादी व्यवस्था के बारे में बताया था, जो कि गौतमीपुत्र सातकर्णी या सातवाहनों के काल में शुरू हुआ था। याद आ रहा है बच्चों? ठीक है, याद आ रहा है? सामंतवादी व्यवस्था, मैंने, याद आ रहा है ना? याद आ रहा है? मैंने आप लोगों को बताया था, एक नई प्रकार की भू आधारित अर्थव्यवस्था हो जाएगी, ठीक? तो गुप्त लोग भी एक जमाने में, हाँ, गुप्त लोग भी एक जमाने में कुषाणों के सामंत की तरह से थे, मतलब उनके कुछ स्वायत्त अधिकारी, ऑटोनोमस रूलर्स के तौर पर थे। मतलब तभी एक दौर में एक शुरुआत किया गया कि बड़ा राज्य बना लिया गया। अब उस बड़े से राज्य को संचालित करने के लिए जैसे जिसने जिसने मदद किया, जो अपने क्षेत्र का एक योग्य अधिकारी था, तो जिसे आप कह सकते हो सामंत कह सकते हो, छात्रक कह सकते हो, तो उस इलाके का वो अधिकारी बन गया, और लगभग लगभग उसके पास वैसे ही कुछ अधिकार हैं जैसे राजा के पास है, प्रमुख राजा के पास है, ठीक है ना? तो यहाँ से आप देखेंगे सामंतवादी व्यवस्था काफी बड़ी होती चली जा रही है, जो सामंतों के दौर में आपको दिखाई, सॉरी, सातवाहनों के दौर में आपको दिखाई पड़ेगा। आने वाले समय में करीब करीब मैं अगर बात करूं तो 190 ईस्वी, इस डेट को याद मत करिएगा, याद करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। 190 ईस्वी तक आते आते अगर मैं चर्चा में बात रखूं तो 190 ईस्वी तक आते आते कुषाण वंश धीरे धीरे करके कमजोर पड़ने लगा, और लगभग लगभग उसका क्षेत्र सिमटने और सिकुड़ने लगा। और जब आप जानते हैं, मैंने पहले भी इस बात का चर्चा किया है, आप लोगों को बताया है, जब प्रमुख राजा कमजोर पड़ता है, मुख्य सत्ता कमजोर पड़ती है, तो क्षेत्रीय शक्तियां निकल कर आगे बढ़ना शुरू कर देती हैं। क्षेत्रीय शक्तियां अपने अपने आप को ताकतवर बनाना शुरू कर देती हैं। इन्हीं क्षेत्रीय शक्तियों में गुप्त लोग भी हैं, वो लोग जो अपने नाम के आगे गुप्त शब्द का प्रयोग करते हैं। और गुप्तों की सत्ता जब आपको दिखाई पड़ेगी, तो वो दौर आपको दिखाई पड़ेगा, गुप्त वंश के संस्थापक के तौर पर नाम आता है बच्चों श्रीगुप्त का। वो एक अलग बात है कि श्रीगुप्त और श्रीगुप्त का जो बेटा है, जिसे घटोत्कच कहा जाएगा, वो अपने आप को फ्री डिक्लेयर किंग नहीं बोलते हैं, वो अपने आप को स्वतंत्र राजा नहीं बोलते, बल्कि वो कहीं ना कहीं कुषाणों के अधिकारी के तौर पर आपको दिखाई पड़ेंगे। वो दिखावा है, वो सिर्फ एकमात्र दिखावा है और कुछ नहीं है। वो धीरे धीरे अपने आप को ताकतवर बनाने की कवायद चल रही है, ठीक है? वो धीरे धीरे अपने आप को ताकतवर बनाने की कवायद चल रही है, कोशिश चल रही है, ठीक है ना? चलो भाई, तो वो धीरे धीरे करके ताकतवर बनाने का प्रयास चल रहा है। अच्छा, एक चीज और देखिएगा, गुप्त काल को क्लासिकल एज और गोल्डन एज कहा जाता है। प्राचीन काल का, गुप्त काल को प्राचीन काल का शास्त्रीय युग या तो स्वर्ण युग के तौर पर जाना जाता है। देखो उसके पीछे दो कारण हैं। एक कारण, देखो स्वर्ण युग कहने के पीछे जो कारण होगा, अब ये मत सोचना कि गुप्त राजाओं ने सबसे ज्यादा सोने के सिक्के ढाल दिए, सबसे ज्यादा सोने के सिक्के चलवा दिए, इसलिए गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। गुप्त काल को स्वर्ण युग कहने के पीछे जो कारण बनते हैं, वो राजनीतिक कारण है, क्योंकि वो एक बार भारत को फिर से एकीकृत कर लेगा, मतलब वो एक राजा वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा। हाँ, वो एक राजा वाला कॉन्सेप्ट आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है? वो एक राजा वाला एक कॉन्सेप्ट आपको दिखाई पड़ेगा, तो राजनीतिक कारण आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है? दूसरा दूसरा कारण आपको दिखाई पड़ेगा आर्थिक कारण। और देखिए किसी भी दौर में, ठीक है, हाँ, बता रहा हूं बेटा, किसी भी दौर में आर्थिक कारण जब भी किसी व्यक्ति की, किसी राजा की, किसी प्रशासन की आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, तो निश्चित तौर पर वहां पर उस क्षेत्र के लोगों का विकास होता है। अब बात करते हैं शास्त्रीय युग को लेकर। तो देखो, शास्त्रीय युग या स्वर्ण युग, ये दोनों शब्द एक ही हैं, इन दोनों शब्दों को अलग अलग मत करिएगा। बस एक छोटा सा शब्द का ध्यान रखिएगा, शास्त्र यानी लिटरेचर ज्यादा आपको दिखाई पड़ेंगे, ठीक है? हाँ, आपको लिटरेचर ज्यादा दिखाई पड़ेंगे, इसीलिए गुप्त काल में आप देखोगे साहित्य, शास्त्र शास्त्र
और साहित्य का ज्यादा विकास दिखाई पड़ेगा, वो कालिदास, वो वराहमिहिर, बहुत सारे नाम, वो शंकु, छपड़क, बेताल भट्ट, बहुत बड़े बड़े नाम, ठीक है, जिसकी वजह से आप देखोगे तो इसे शास्त्र युग कहा जाएगा। ठीक है, ये तो गुप्त काल का एक परिचय के तौर पर अगर देखा जाए तो आप उसकी चर्चा कर सकते हैं। ठीक, अब अगर मैं यहाँ से आगे की बात करूं तो देखो, अभी मैंने आप लोगों से बताया कि श्रीगुप्त इस वंश के संस्थापक के तौर पर है। फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी वाज श्रीगुप्त। श्रीगुप्त इस वंश का संस्थापक बन जाएगा। और एक बात का ध्यान रखिएगा, एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है और वो कॉन्सेप्ट है महाराज। वो कॉन्सेप्ट है बेटा महाराज। महाराज ये वो लोग हैं, महाराज मतलब बड़ा वाला राजा नहीं, महाराज का मतलब वो राजा जो किसी के अधीन है। महाराज का मतलब वो राजा जो किसी के अधीन आपको दिखाई पड़ेगा। तो यानी महाराज का मतलब हो जाता है जो सामंत लोग हैं, जो फ्यूडल लोग हैं, उनके द्वारा अपनी पॉलिटिकल स्टेटस को, हाँ, अपनी पॉलिटिकल स्टेटस को थोड़ा-सा आप कह सकते हो परिष्कृत, रिफाइन करने का प्रयास किया जाएगा। तो ऐसे सामंत लोग अपने आप को क्या बोलेंगे? ऐसे सामंत लोग अपने आप को महाराज बोलेंगे। गौर करिएगा, श्रीगुप्त ने भी अपने आप को महाराज कहा है और श्रीगुप्त का बेटा जिसका नाम घटोत्कच है, इसको भी अगर आप गौर करेंगे तो ये भी अपने आप को महाराज कह रहा है। मतलब ये दोनों अभी फ्री किंग नहीं है। उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। मौर्यों के पतन के बाद और गुप्तों के आने तक भारत के अंदर कई सारे राजवंश निकल कर आ रहे हैं और जिनमें अक्सर वो संघर्ष की दशा बनी पड़ी हुई है। और अब धीरे-धीरे करके जो भी राजा का परिवार अपने राज्य का विस्तार कर लेगा। हाँ, अभी अधिराज नहीं प्रभा, अभी अधिराज नहीं है बेटा, अधिराज इसके आगे आएगा। अधिराज जब आएगा तो मैं उसका भी कारण बताऊंगा कि अधिराज का क्या मतलब होता है, अभी नहीं। तो ये लोग किसी न किसी के अधीन है। अब किसके अधीन है ये तो नहीं पता चलता है। एक बात का और ध्यान रखिएगा, अभी मैंने पिछली स्लाइड में महाराज, महाराज बेटा दिव्या, महाराज वो लोग हैं जो किसी प्रमुख राजा के अधीन हैं। मतलब वो किसी को टैक्स देते हैं, वो किसी को टैक्स दे रहे हैं, ठीक है, वो किसी को टैक्स दे रहे हैं और उस राजा को अपने प्रमुख राजा के तौर पर एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये एक प्रकार की राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है। बिल्कुल कुछ वैसे समझ लीजिए जैसे आप लोग पीसीएस की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो अभी तो ये मानकर चलो भैया आप सभी लोग पीसीएस हो। अभी हम ये मानकर चलते हैं कि आप सभी लोग पीसीएस हो और सभी लोग पीसीएस बन जाओगे, एग्जाम दोगे, एग्जाम क्रैक कर लोगे, सिलेक्शन आप हो जाएगा, आपके पास ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा, तब आप अपने आप को बता दोगे भैया मैं तो पीसीएस अधिकारी बन गया, मैं तो एसडीएम बन गया। अभी तो सब कह रहे हैं। तो यानी एक प्रकार से अभी प्रमुख राजा बनने की लड़ाई अभी चल रही है। अभी कोई प्रमुख राजा बना नहीं, ऐसे छोटे-छोटे बहुत सारे राजा हैं जो कि अपने आप को क्या बोल रहे हैं? वो अपने आप को महाराज बोल रहे हैं। वो अपने लिमिटेड एरिया में, अपने राज्य में वो अपनी तरह की सत्ता चला रहे हैं, लेकिन वो किसी का नाम लेकर सत्ता चला रहे हैं कि मैंने किसी का नाम लेकर। नहीं बेटा, अरे ये घटोत्कच महाभारत वाला नहीं है बच्चे, ये खाली नाम मिल रहा है घटोत्कच। ये घटोत्कच वो वाला है नहीं, ठीक है? हाँ, खाली नाम है। ठीक समझ में आ गया बेटा? महाराज मतलब क्या होता है? तो अब आप गौर करिएगा, मैंने आपसे बच्चे आवाज़ मेरी जा रही है, ऑडियो क्लियर है बच्चों? आपके पास आप लोगों के पास आवाज़ पहुँच रही है? ऑडियो क्लियर है ना बेटा? एक बार फिर से कमेंट कर दो तो। अभिषेक देखो सही चल रहा है, आप देखो पूरे सभी साथी बता रहे हैं कि सब क्लियर है, तो बिल्कुल सही जा रहा है। शुड बी पॉसिबल कि आपकी ओर से कोई दिक्कत आ रही हो। ऐसा हो सकता है, नेटवर्क का इश्यू हो जाता है, कभी-कभी ऐसा हो जाता है। ठीक है? चलो भाई बहुत बढ़िया। अब मैं आपको ये भी बता रहा था कि अभी आपको कुछ देर पहले याद आ रहा होगा कि पिछली स्लाइड में मैंने एक डेट मेंशन किया है। याद आ रहा है? पिछली स्लाइड में मैंने एक डेट मेंशन किया, सिर्फ सुन लीजिएगा, याद-वाद मत करिएगा। मैंने कहा कि 190 एडी के आसपास, हाँ, इस दौरान कुषाण वंश कमजोर पड़ गया। लेकिन गौर करो, ध्यान से देखो, श्रीगुप्त गद्दी पर कब बैठ रहा है? ये 240 वाले दौर में बैठ रहा है, 240 में। अब अगर इन दोनों में हम लोग समय अंतराल ढूंढ लें, कितने साल का गैप आपको दिखाई पड़ेगा, तो आप देख लो, मोटे तौर पर ये जो गैप आपको दिख रहा है, ये गैप आपको 50 साल का दिखाई पड़ेगा। 50 ईयर्स का गैप है। यानी इस 50 ईयर के गैप में, इस 50 साल के गैप के दौरान, इस 50 साल के गैप के दौरान आप गौर से देखेंगे तो आपको एक बात तो साफ दिखाई पड़ जाएगी कि कोई केंद्रीय सत्ता बहुत ताकतवर नहीं है। इसी वजह से ये लोग धीरे-धीरे करके अपनी ताकत बढ़ाना शुरू कर रहे हैं और जब ये लोग राजनीतिक पटल पर उभर कर, होता नहीं है, अब 20 लोग हैं, जैसे होता नहीं है, 100 लोगों ने पेपर दिया, 100 लोगों ने पेपर दिया। अब 100 लोगों ने जब पेपर दे दिया तो उसमें से 20 लोग, 20 पद है तो 20 ही पीसीएस अधिकारी बनेंगे। तो कई सारे सामंत हैं, उनमें से ताकतवर कौन बनेगा, शक्ति को कौन ग्रहण करने वाला है, ये 50 साल के दौरान निर्धारित हो जाएगा। और एक इतिहासकार का मैं नाम लूंगा, आप लोग उस नाम को याद मत करिएगा, जरूरत नहीं, मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं। राधा कुमुद मुखर्जी, उनका ये कहना है कि ये 50 साल केंद्रीय सत्ता का दौर आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। ये 50 साल में आपको किसी भी तरह का कोई भी केंद्रीय सत्ता नहीं दिखाई पड़ेगी। खैर, अब इन लोगों ने धीरे-धीरे करके अपने आप को स्थापित कर लिया है। करीब 40 साल तक एक अच्छे बड़े सामंत के तौर पर श्रीगुप्त ने अपनी सत्ता को स्थापित किया। आगे चलकर घटोत्कच जो उसका बेटा है वो स्थापित करेगा। और इसी दौरान एक अभिलेखीय प्रमाण की अगर बात करते हैं, एक अभिलेखीय प्रमाण की बात करते हैं, तो एक अभिलेख जो कि, अरे बच्चे वो राहुल, राहुल एक काम करो भाई, देखो वो टेलीग्राम वाला नंबर मत भिजवाओ बेटा, नंबरों का कभी-कभी मिसयूज हो जाता है, तो नंबर वगैरह मत भेजो, टेलीग्राम वाले को ही सब लोग ज्वाइन कर लो भाई, ठीक है? हाँ, वो व्हाट्सएप वाला मत बनाओ, उसमें कभी-कभी गड़बड़ हो जाती है, ठीक है? कुछ शिकायतें मेरे पास आ चुकी हैं इससे पहले वाली, ठीक है? हाँ, तो ध्यान रखो कि ऐसा कुछ ना हो कि किसी को भाई मतलब को आगे चलकर परेशानी हो, ठीक है ना? हाँ, तो टेलीग्राम वाला रखो, ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, बाकी आप लोग अपने आप से तय कर लेना, ठीक है? चलो, अब अगर मैं बात करूँ, देखो तो एक जानकारी मिलती है प्रभावती से, एक जानकारी मिलती है किससे? प्रभावती। प्रभावती का नाम अभी सिर्फ सुन लीजिएगा, मैं प्रभावती की चर्चा आगे करूँगा, मैं प्रभावती के बारे में आपको अभी कुछ देर बाद बताऊँगा, ठीक है? हाँ, मैं प्रभावती के बारे में, हाँ, मैं प्रभावती के बारे में कुछ देर बाद आपसे बात करूँगा, ठीक है? तो प्रभावती के पूना अभिलेख से ये जानकारी मिलती है कि घटोत्कच और श्रीगुप्त ये गुप्त वंश के आदि पुरुष हैं। ये गुप्त वंश के आदि पुरुष के तौर पर आपको दिखाई पड़ेंगे, ठीक है ना? आदि पुरुष के तौर पर आपको दिखाई पड़ेंगे। अब देखो, इनका समय काल देख लो, करीब-करीब 40 साल है, इनका भी समय काल देख लो, करीब-करीब 40 साल है, एक आध साल आगे-पीछे होगा, ठीक है? यानी मोटे तौर पर ऑन एवरेज अगर देखा जाए तो ये 80 साल का समय होगा जब ये अपनी सत्ता को स्थापित कर ले जाएगा। और इसी घटोत्कच का बेटा है जिसका नाम चंद्रगुप्त प्रथम होगा, जो गद्दी पर बैठेगा। और अब यहाँ से आप एक नई चीज़ देखोगे कि जिसे कहते नहीं है स्वतंत्रता की स्थापना तो चंद्रगुप्त के द्वारा एक नया काम किया जाएगा और वो काम होगा बेटा महाराज धीराज की उपाधि को ग्रहण करना। अब देखो, पहले दो लोगों ने अपने आप को सिर्फ क्या बोला? महाराज बोला था। पहले दो लोगों ने, श्रीगुप्त और घटोत्कच ने क्या बोला? सिर्फ और सिर्फ महाराज बोला। लेकिन चंद्रगुप्त ने क्या कर दिया? चंद्रगुप्त ने इस महाराज में एक शब्द जोड़ दिया जिसे कहा जाता है बच्चों अधिराज। अधिराज का मतलब होता है सभी पर राज करने वाला, सभी पर राज करने वाला, सभी पर रूल करने वाला। यहां से आप देखोगे कि गुप्त डायनेस्टी फ्री हो जाएगी। और एक बात देखिएगा, अगर ये आपको नक्शा दिख रहा होगा, हाँ बेटा ये घटोत्कच का बेटा है।
ठीक है, ये घटोत्कच। अभिषेक बेटा क्लास चल रही है, अभिषेक बेटा क्लास चल रही है, एक बार तुम क्लास से बाहर जाकर री एंट्री करो भाई, ठीक है। अब आप ये जो पहला वाला ग्रीन पार्ट देख रहे हो बच्चे, ये वाला, ये फर्स्ट ग्रीन पार्ट जो देख रहे हैं, ये वो साम्राज्य है, ये वो क्षेत्र है जिसको चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा स्थापित कर दिया जाएगा, ठीक है। वे दोनों बेटा किसी प्रमुख राजा कौन था मालूम नहीं। अश्वनी, अश्वनी जिस तरह से मुझे अभी ये नहीं पता कि आपके पिताजी का क्या नाम है, आपके माताजी का क्या नाम है, आपके भैया का क्या नाम है, आपकी बहन का क्या नाम है, उसी प्रकार से पहले वाले राजाओं की अगर बात करेंगे, हाँ, तो उनके भी बारे में कोई खास ऐसी बात नहीं दिखाई पड़ रही है। कोई अरे निशी, मैंने देखो बेटा कल भी कहा था, हाँ, मैंने आपसे कल भी कहा था कि अगर एकाध साल 2 साल 3 साल का अगर रूलिंग ईयर में कुछ इधर-उधर दिखाई पड़े, जैसे आपने कहा 335 की जगह पर 334, कोई दिक्कत नहीं है। वो एकाध साल का गैप दिख जाएगा, उसको लेकर परेशान मत होना, क्योंकि ये याद ही नहीं करना है, ये याद ही नहीं करना है। रुक जाओ भैया, अभिषेक, एक ये भी बहुत बड़ी परेशानी है। अभिषेक, मेरी तरफ से सही है, मेरी तरफ से सही है, ठीक है? क्लास रिजॉइन करो, क्लास रिजॉइन करो। चलो भाई, अब निश्चय अब मेरी बात समझो, है ना? अभी तो अभिषेक को थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने लिख दिया। तो आपको ये ईयर नहीं याद करना है बेटा, और 1-2 साल का अंतर होगा, उसके लिए परेशान मत हो कि अरे सर वो 35 है, वो 34 याद करूँ कि ना करूँ, बिल्कुल परेशान मत हो, ठीक है? हाँ, ठीक है, बिल्कुल परेशान मत हो, 1 आध साल का वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है? चलो, अब देखो, अब यहाँ से देखिएगा कि गुप्त वंश महाराजा धीराज की उपाधि के साथ क्या बन गया? स्वतंत्र हो गया। यानी अब आप देखोगे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, हाँ, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को एस्टैब्लिश किया जाएगा, यानी गुप्त लोग अब जो और अगल-बगल के राजा-वाजा हैं ना, उनके ऊपर नियंत्रण करेंगे। राजनैतिक नियंत्रण के 2 तरीके होते हैं, ये बात आपको याद आ रही होगी बिंबिसार के ज़माने से। जब मैंने बिंबिसार पढ़ाया था, तब भी मैंने आपको बताया था कि भैया एक तो लड़ाई होगी और एक वैवाहिक संबंध होंगे, इन दोनों का प्रयोग गुप्त वंश में भी किया जाएगा, भरपूर किया जाएगा। इसीलिए देखो, राजा-महाराजाओं के 1-2 शादियाँ नहीं होती थी, कई शादियाँ हो जाया करती थी, ठीक है? उसके पीछे कारण ही बनता था, वो राजनीतिक कारण भी हो जाता था, ठीक? तो यहाँ से आप देखोगे तो वैवाहिक रिश्तों की बात भी आएगी, जिसकी चर्चा मैं अभी आपसे करूँगा। और यही कारण है, चूँकि यहाँ से गुप्त वंश स्वतंत्र हो जाएगा, अब वो किसी को टैक्स नहीं दे रहा है, इसीलिए वहाँ से उसकी सत्ता स्थापित हो जाएगी और क्या बोला जाएगा? रियल फाउंडर बोला जाएगा। हाँ, क्या बोला जाएगा? रियल फाउंडर बोला जाएगा। तो चंद्रगुप्त प्रथम क्या हो गया? रियल फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी हो गया। जिस प्रकार से श्रीगुप्त सिर्फ और सिर्फ संस्थापक होंगे, वहाँ से उनका नाम दिखाई पड़ेगा, वहाँ से सत्ता दिखाई पड़ेगी। अब यहाँ से सत्ता को अपने अधीन कर लिया जाएगा, अगल-बगल के राज्यों पर आक्रमण करके कब्जा कर लिया जाएगा, कुछ के साथ शादी किया जाएगा, कुछ के साथ कब्जा कर लिया जाएगा। जैसी स्थिति बन जाए, जो बराबर का ताकतवर आदमी है शादी कर लो और जो कमजोर पड़ रहा है उसको गर्दन पर तलवार रखो और काम कर लो। ठीक? अच्छा, अब जब वो गद्दी पर बैठेगा, महाराजा धीराज जैसे टाइटल लेकर वो अपने आप को फ्री करेगा। हाँ, ठीक है, महाराजा धीराज जैसे टाइटल लेकर वो अपने आप को फ्री करता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो देखो अब होगा क्या? अब होगा ये कि वो एक नया संवत चला देगा, जिसे क्या बोला जाएगा? गुप्त संवत बोला जाएगा। आप लोगों को याद होगा कि अब तक की क्लास में मैंने 2 संवत, 2 एराज़ आप लोगों को पढ़ा दिए हैं, याद आ रहा है? ठीक है, आप लोगों को याद आ रहा है? आप लोगों को मैंने 2 संवत पढ़ा दिए हैं। एक का नाम था बेटा विक्रम संवत, एक का नाम था शक संवत, और आज देखो हो गया गुप्त संवत। कहीं एक सादे पन्ने पर तीनों संवत लिख लेना और तीनों संवत की तिथि लिख लेना, ताकि अगर कभी मैचिंग का सवाल आ जाए तो उसे आप लोग कर लो। वैसे आप लोग जो आंसर कर रहे हैं, उससे मुझे लगा है कि आप लोगों को याद है। ये बहुत अच्छी बात है ना? हाँ, मैंने पूछा नहीं लेकिन आप लोगों ने बताया इस बात को, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, कि 57 में विक्रम संवत शुरू हुआ था। 57 में, अरे लिखना पड़ेगा बेटा, तो टॉपिक थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगा। 57 में बेटा शुरू हुआ था विक्रम संवत, और 78 नीचे लिख रहा हूँ, 78 एडी में शुरू हुआ था शक संवत। ठीक है ना? चलो भाई, तो 2 संवत आपके हो गए। ये तीसरा संवत हो गया। ठीक, चलो भाई। अब हम लोग, मैंने आपसे क्या बोला? जहाँ पर तलवार की ज़रूरत होगी, वहाँ पर तलवार का काम किया जाएगा, और जहाँ पर रिश्ते बनाने की बात आएगी, तो याद, अब देखिएगा, चंद्रगुप्त के द्वारा एक ताकतवर राजवंश आपको दिखाई पड़ेगा, और वो ताकतवर वंश आपको दिखाई पड़ेगा जिसे लिच्छवी कहा जाएगा। ये भी अपनी मतलब होता नहीं कोशिश कर रहे हैं, ये भी अपनी कोशिश कर रहे हैं। कौन सी क्लास में कराया है ये? क्या चीज़ बेटा, क्या चीज़ कराया है? क्या चीज़ कराया बेटा? शक संवत और विक्रम संवत। चैताली बेटा, जब हम लोग बात कर रहे थे, हाँ, जब हम लोग लेटर मौर्यन एज की बात कर रहे थे ना, तो उसमें पढ़ाया, यानी 2 क्लास पहले में मैंने आपको ये बताया हुआ है। ठीक है? 2 क्लास पहले मैंने आप लोगों को बताया है। चलो भाई। तो लिच्छवी वंश एक ताकतवर वंश दिखाई पड़ेगा, और अब इस ताकतवर वंश से भैया विवाह कर लो। हाँ, ये वही लिच्छवी वंश है बेटा, जो कभी बिंबिसार के ज़माने में हुआ करता था। अजातशत्रु ने हरा दिया था, याद आ रहा है? लड़ाई हुई थी। अजातशत्रु ने रथ, मूसल और महाशिला कंटक जैसे हथियारों का प्रयोग कर दिया था, पराजित कर दिया था, और तब से लेकर लिच्छवियों का और वज्जी संघ का लगभग पतन हो गया था। वो किसी न किसी के अधीन चलते चले जा रहे थे। अब एक बार फिर मौका मिला, इनको अपने आप को आज़ाद करने का। ठीक है? इनको अपने आप को आज़ाद करने का। तो ये अपनी सत्ता को स्थापित नहीं, वो राजा टिकट मर चुके, ठीक है? अब कौन राजा लिच्छवियों का इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन लिच्छवियों की राजकुमारी जिसका नाम कुमार देवी है, इससे विवाह होगा। हाँ, इससे विवाह होगा। बहुत लंबा रूल हो जाएगा, यस, यस। जब, अरे भाई अभिषेक, मैं क्या करूँ भाई तुम्हारी परेशानी में, मैं तुम्हारी, चलो मैं पढ़ाऊँ भाई, अब क्या करूँ? अभिषेक, ये बड़ा परेशानी है भाई। अभिषेक, ऐप अपडेट करो, DAT एडेट करो, ऐप अपडेट करो। ठीक है? चलो अमरजीत बेटा नमस्ते। ठीक है? चलो अब हम लोग वापस टॉपिक पर आ जाए। तो देखो लिच्छवी, अरे हाँ, वही वैशाली वाली, वही वैशाली वाले लिच्छवी वाले हैं जिनको खत्म किया जा चुका था। अब वह दोबारा से ताकतवर बनने लगे। तो देखो कुमार देवी से विवाह कर दिया जाएगा, और इस विवाह के उपलक्ष्य में आप गौर करिएगा, तो अब चंद्रगुप्त के द्वारा एक सिक्का चलाया जाएगा। ये सिक्का आप देख पा रहे होंगे, सोने का सिक्का है, गोल्ड कॉइन है। इसमें आप देखिए तो चंद्रगुप्त की फोटो बनी है, ये कुमार देवी की फोटो बनी हुई है, और इस सिक्के को कहा जाता है राजा रानी प्रकार का सिक्का। इसे राजा रानी प्रकार का सिक्का कहा जाएगा। ये होता नहीं है, जब आप किसी बड़े परिवार के साथ संबंध बनाते हैं या बनता है, तो आप अक्सर उसकी चर्चा करते हैं, अरे वो हमारे रिश्तेदार हैं, फलाने MP साहब, फलाने विधायक साहब, प्रधानमंत्री जी हमारे खानदान से हैं। ठीक है? बेटा इस लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है बच्चे। ये देखो आप देखोगे तो इस सिक्के के इधर भी लिखा हुआ है और पीछे भी लिखा हुआ है। ठीक है ना? हाँ, दोनों तरफ लिखा हुआ है राजा रानी प्रकारः। गोपाल, लिखा हुआ है राजा रानी प्रकारः। वही तो मैंने भी यहाँ पर लिखा हुआ है, और कुछ नहीं लिखा हुआ है। ठीक है? चलो भाई, चंद्रगुप्त के बाद गद्दी पर चंद्रगुप्त का बेटा संस्कृत संस्कृत
संस्कृत, ठीक। चंद्रगुप्त के बाद गद्दी पर बैठेगा उसका बेटा जिसका नाम होगा समुद्रगुप्त, जिसका नाम होगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का वो राजा है, इकलौता वो राजा जो सबसे ज्यादा महत्वाकांक्षी है और जिसने अपने साम्राज्य का सबसे ज्यादा विस्तार किया है, ठीक है। हाँ, जिसने अपने सबसे ज़्यादा विस्तार किया हुआ है। इस काल में दामाद का बहुत इज़्ज़त किया जाता था, इसलिए ये लोग अपने लागत वाले घर सदी से ही थी, वो पराक्रम ये हमारा नहीं करते थे। हाँ, बिल्कुल, यस, यस। ठीक, बिल्कुल कहा, बिल्कुल सही कहा सितांशु। अब देखो, इसी चित्र को दोबारा से देखो, ये जो ब्राउन कलर वाला पार्ट देख रहे हो ना आप, ये ब्राउन कलर वाला, ब्राउन कलर वाला। अब भाई मैं अभिषेक की कैसे मदद करूँ, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। गुप्त को कौन-सा सम्मत माना जाता होगा तब तो सर। ठीक, चलो भैया, ये तो नहीं समझ में आया कि बेटा क्या लिखा हुआ है। ठीक है, चलो अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो देखिए भाई, हाँ, देखिए भाई आपको यहाँ पर बिल्कुल आपको दिखाई पड़ रहा होगा ये ब्राउन कलर वाला जो हिस्सा देख रहे हो ना बेटा, ये ब्राउन कलर वाला हिस्सा आपको दिखाई पड़ रहा होगा। रुक जाओ भाई शालिनी, भागो मत, अभी मैं सब बताऊंगा। ठीक है, ये ब्राउन कलर वाला हिस्सा जो देख रहे हो आप, इस ब्राउन कलर वाले हिस्से को देखेंगे तो ये वो हिस्सा है बेटा जिस पर समुद्रगुप्त ने अधिकार कर लिया। ये जो वाला हिस्सा ना, ये ग्रीन वाला, ये तो चंद्रगुप्त ने जीता ही जीता है। इसके अलावा की अगर बात करें तो समुद्रगुप्त ने इतना बड़ा उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक के इलाके को जीत लिया है। साथ ही साथ वैवाहिक स्थिति की अगर बात करें तो इनका एक शक्तिशाली राजवंश दत्त देवी जो इनकी पत्नी है वो किस डायनेस्टी से ताल्लुक रखती है, इसके बारे में तो जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन इतनी बात तो सच है कि अगर इनकी इस पत्नी का नाम कहीं पर आ रहा है, सिक्कों पर आ रहा है, तो निश्चित तौर पर ये अपने जमाने के किसी ताकतवर राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखती होंगी। अच्छा, अब यहीं पर देखिएगा एक शब्द और लिखा है बेटा समुद्रगुप्त के लिए लिच्छवी दौहित्र। ठीक है, समुद्रगुप्त के लिए लिच्छवी दौहित्र शब्द का लिखा हुआ है। लिच्छवी का तो मतलब समझ रहे होंगे आप लोग, लिच्छवी एक राजवंश के नाम पर हो जाएगा और दौहित्र का मतलब होता है ग्रैंड मैटरनल सन। दौहित्र का मतलब होता है ग्रैंड मैटरनल सन। दौहित्र को हम लोग हिंदी में कहते हैं नाती, और नाती कहा जाता है नाना जी की बेटी का बेटा, नाना जी की बेटी का बेटा, दैट इज कॉल्ड नाती, दैट इज कॉल्ड इन संस्कृत दौहित्र और अंग्रेजी में ग्रैंड मैटरनल सन। तो इसने बताया, समुद्रगुप्त ने लिच्छवियों के साथ अपने रिश्तों को और आगे बढ़ाया और लिच्छवी लोगों को महत्व देते हुए बताया कि मेरा जो ननिहाल है, मेरे जो मामा लोग हैं वो लिच्छवी बड़े ताकतवर लोग हैं, इससे संबंध अच्छा बनेगा। एक बात, दूसरी बात, इतने बड़े साम्राज्य को जीतने के लिए निश्चित तौर पर कुछ शक्तिशाली लोगों की मदद करनी पड़ेगी या मदद लेना पड़ेगा, तो वही दिखाई पड़ रहा है, वही काम करने का काम किया हुआ है। फिर इसके बाद समुद्रगुप्त निकल पड़ा, तो इसने उत्तर भारत को जीता, ये नॉर्थ इंडिया, इस नॉर्थ इंडिया को जीता, ये विंध्याचल का रेंज है, इस विंध्याचल के रेंज को क्रॉस कर लिया। लेकिन गौर करिएगा, मौर्य काल में ये वाला हिस्सा भी आया करता था, आपको अगर याद होगा तो मौर्य राजाओं ने इस दक्षिणापथ वाले हिस्से को भी जीता था, लेकिन समुद्रगुप्त ने इस हिस्से पर जाने का काम नहीं किया। उसके पीछे एक बड़ा कारण था, वो बड़ा कारण ये था कि दक्षिणापथ जो इलाका पड़ता है, अगर आप देखोगे तो ये एक प्लेट्यू है, इसे दक्कन प्लेट्यू कहा जाता है। इस प्लेट्यू पर आप देखो आजकल देख लो महाराष्ट्र वाला, पूना वाला जो इलाका नहीं पड़ता नासिक कोसिक, इस पूरे इलाके पर देखिए तो ये बड़ा ही बीहड़ इलाका है, बड़ी बड़ी पहाड़ियां, बड़े बड़े जंगल, उन पहाड़ियों की दूसरी तरफ कौन छिपा हुआ है मालूम नहीं, आप गुजरे नहीं कि पता चला दनादन पत्थर फेंका जाने लगा। तो समुद्रगुप्त ने होशियारी का काम किया। समुद्रगुप्त ने इन दक्कन के राजाओं से जो भी रहे होंगे, उन दक्कन के राजाओं से कहा यू आर माई फ्रेंड, दोस्ती कर ली, तो दोनों से दोस्ती हो गई। अब दोस्ती हो गई, ठीक है, अब दोनों लोगों के बीच की दोस्ती हो गई तो ठीक है, बहुत सारे राजा हैं बेटा, बहुत सारे राजा हैं, नामों के परेशान मत होइएगा। तो अब उसने दक्कन के इन राजाओं से कर ली दोस्ती, ऐसा ना हो कि पता चला बैठ गए पहाड़ी पर और दनादन पत्थर मारना शुरू कर दें। तो उससे बेहतर ये हो कि हमको एक रास्ता दे दो यार, हमको एक रास्ता दे दो भाई। तो एक रास्ता देने की बात कह दी गई, तो दक्षिणापथ वाले हिस्से पर आप देखोगे नहीं गया वो, बल्कि ये पूर्वी घाट का इलाका लेकर वो उड़ीसा उड़ीसा वाला जो निचला इलाका पड़ता है उस इलाके से चला गया, और ये देखो तमिलनाडु का जो इलाका पड़ता है वहां तक ये कब्जा कर लेता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। तो ये गुप्त वंश का पहला राजा है, गुप्त वंश का पहला राजा है जो कि, ठीक है, जो कि दक्षिण भारत पर अभियान करेगा, दक्षिण भारत को जीतने का काम करेगा। तो उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक बड़ा इलाका जीत लिया। अच्छा, अब देखो समुद्रगुप्त भी वो फ्यूडलिज्म सिस्टम को आगे बढ़ाएगा। जब ये दक्षिण भारत के इन इलाकों पर कब्जा करेगा तो ये एक नीति लेकर चलेगा। मैं इसकी एक नीति को आपको बता दूं, थोड़ा अलग अलग करके लिखूंगा। ग्रहण, मोक्ष, अनुग्रह, नीति। मैंने तीनों शब्दों को जानबूझ के अलग अलग लिखा है। ग्रहण का मतलब है पहले आक्रमण करके कब्जे में कर लेना, फिर मोक्ष दे देंगे मतलब आजाद कर देंगे, लेकिन एक शर्त होगी आजाद करने की। वो शर्त क्या होगा? अनुग्रह राशि, यानी कि तुमको भैया टैक्स देना पड़ेगा, हमको पैसा देते रहना, टैक्स देते रहना, और अपने इलाके में तुम जिस प्रकार से रूल करो, जो नियम बनाना हो वो बनाओ, मुझे कोई मतलब नहीं है, हमें बस पैसा चाहिए। ये एक प्रकार से आप देखोगे, हाँ, सालाना रकम, ये एक प्रकार से सामंती व्यवस्था जिसकी चर्चा मैं अभी आपसे कर रहा था, ये सामंती व्यवस्था को और ताकतवर बनाने का काम करेगा। मतलब सामंती व्यवस्था और ज्यादा तेज बढ़ जाएगी। अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, जब तक राजा ताकतवर है तब तक सामंती व्यवस्था से कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब यही राजा कमजोर पड़ेंगे ना, तो यही सामंत लोग, फिर वो पल्लव, फिर वो आपके चालुक्य, फिर वो सातवाहन, फिर वो आपके राष्ट्रकूट, ये सब लोग निकलना शुरू कर देंगे। दक्षिण भारत अपनी अलग स्वतंत्र सत्ता स्थापित करना शुरू करेगा। उधर उत्तर भारत में आप देखिएगा तो हर्षवर्धन, हर्षवर्धन से पहले यशोवर्मन, फिर हर्षवर्धन, फिर गुर्जर प्रतिहार, चंदेल, चौहान, परमार, ये टूटेगा तो राजपूतों में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जब तक सब ताकतवर है तब तक ठीक है, जैसे ही कमजोर पड़ेगा बड़ी दिक्कत आने वाली है, वो मैं आगे चलकर चर्चा करूंगा आपसे। और समुद्रगुप्त के इस पूरे विजय अभियान की जो चर्चा की गई है, इस विजय अभियान के बारे में जो लिखा गया है, वो लिखा गया है बेटा एक जगह पर जिसको कहा जाता है प्रयाग प्रशस्ति। ये जो नीचे का आप चित्र देख पा रहे हैं, ये प्रयाग प्रशस्ति है, जिसको कौशाम्बी लेख भी कहा जाता था, जिसको रानी का अभिलेख भी कहा जाता था, जो कि अशोक के जमाने का है। ये अशोक के जमाने का है, ठीक है, ये अशोक के जमाने का है पिलर। वो एक अलग बात रहेगा कि इसे कौशाम्बी से इलाहाबाद यानी कि प्रयाग लेकर आने का काम करेगा समुद्रगुप्त, और ये वर्तमान समय में अकबर के द्वारा बनवाए गए जो प्रयागराज का किला, जिसे इलाहाबाद का किला कहा जाता है, उसमें है ये, उसमें है ये, ठीक है। और इस पे समुद्रगुप्त के बारे में सातवाहन सोने का सिक्का चलवाए, नहीं, सातवाहनों ने बेटा सोने का नहीं बल्कि सातवाहनों ने शीशे का, लेड लेड क्वाइन चलवाया था, लेड क्वाइन चलवाया था। ये तो कल ही पढ़ाया यार, परसों में तो पढ़ाया है, ठीक है। हाँ, उसको दोबारा से देख लेना भाई, हम पढ़ा रहे हैं कहाँ और जा रहे हो कहाँ बच्चे, क्लास डिस्टर्ब हो जाती है इससे। जिस टॉपिक पर है उसी टॉपिक पर रहिए, ठीक है। हाँ, चलो, तो प्रयाग प्रशस्ति है।
जिसको लिखेगा कौन? हरिशेन लिखेगा। जिसको लिखेगा कौन? हरिशेन लिखेगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा, ये एक स्टाइल में जिसे चंपू स्टाइल कहा जाएगा बच्चों, चंपू शैली में लिखा जाएगा। याद है चंपू शैली? मैंने आप लोगों को चंपू शैली के बारे में पहले बताया है। याद है? अरे बहुत बढ़िया राहुल, बहुत बढ़िया अश्वनी, शाबाश बेटा। तो ये चंपू स्टाइल बनती है बच्चे गद्य यानी कि प्रोज, गद्य और पद्य को मिलाकर के। सॉरी, मैं फिर से लिख देता हूं। हाँ, मैं फिर से लिख देता हूं। ये बनेगा बेटा गद्य और पद्य को मिलाकर, प्रोज एंड पोएट्री मिक्स स्टाइल। और अब आपको याद आ गया होगा, हाँ, अब आपको याद आ गया होगा बच्चे, यजुर्वेद, यजुर्वेद याद आ गया होगा। यजुर्वेद इसी शैली में लिखा था। जब मैं आपको यजुर्वेद पढ़ा रहा था तो मैंने इसके बारे में बताया था और मैंने आपसे बताया था कि जब समुद्रगुप्त पढ़ेंगे तो फिर इसकी चर्चा करेंगे, ठीक है ना? तो देखो दिखाई पड़ रहा है। और आगे चलकर एक अंग्रेज इतिहासकार आएंगे जिनका नाम विसेंट स्मिथ होगा। ये समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहेंगे। ठीक है, अब ये भारत का नेपोलियन क्यों कहेंगे, इसको लेकर दो प्रकार की विचारधाराएं हैं। एक तो अंग्रेज लेखक है, अंग्रेज लेखक ने अपने यूरोप को लेकर, मतलब यूरोप की रेशनल जो पावर है उसको दिखाने का प्रयास किया है। या इसका कारण ये भी हो सकता है कि विसेंट स्मिथ ने यूरोप, क्योंकि वो यूरोप से आए थे, तो यूरोप में उन्होंने यूरोप के इतिहास को पहले पढ़ा और वहां पर उनको फ्रांस का एक राजा दिखाई पड़ा जो बहुत बड़ा हुआ करता था, जिसका साम्राज्य बहुत बड़ा था। तो उनको जब भारत में आकर, क्योंकि उन्होंने भारत का इतिहास और गुप्त इतिहास बाद में पढ़ा, तो उन्होंने तुलना कर दी। अब यहाँ पर हो सकता हो कि उनका भाई अंग्रेजी ईगो क्लैश कर रहा हो, यूरोपियन ईगो क्लैश कर रहा हो, या ये भी हो सकता है कि भाई बाद में पढ़ा तो उनको लगा, अब जो भी कारण रहा हो, ये तो विसेंट स्मिथ मिले तब बात किया जाएगा। ठीक है, अब इनमें से कोई कारण रहा होगा, कौन सा? हम लोगों को कारण से कोई मतलब ही नहीं है। हम लोगों को तो मतलब है कि भारत का नेपोलियन कौन है? समुद्रगुप्त है। किसने कहा था? विसेंट स्मिथ ने कहा हुआ था। अब समुद्रगुप्त वापस आ जाएगा और वो अपने राज्य को जीतने का मतलब होता नहीं कि मेरे राज्य मेरे अधीन में है। हाँ, कौन सा बेटा राहुल, अपना डाउट दोबारा से भेज दो भाई। मैं तुम्हारा कमेंट नहीं पढ़ पाया, दोबारा से भेजो, क्या सवाल पूछ लिया तुमने? ठीक है, चलो दोबारा से भेज दो भाई। तो समुद्रगुप्त अगर आप देखोगे, हाँ, समुद्रगुप्त अगर आप देखोगे तो आपको पहला ऐसा राजा दिखाई पड़ेगा गुप्त वंश का। ध्यान रखिएगा, ये पहला गुप्त राजा होगा जो कि क्या करेगा, जो कि करेगा दो अश्वमेध यज्ञ, दो अश्वमेध यज्ञ करेगा। और आपको याद है अश्वमेध यज्ञ इस बात के लिए किए जाते थे कि मेरा राज्य, मेरे अधीन के लोग मेरे मतलब कब्जे में है कि नहीं है। और अश्वमेध प्रकार का एक सिक्का भी चलाएगा। ये देखो लिखा दिखाई पड़ रहा होगा, हाँ, ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा। ये वो सोने का सिक्का है जिसे समुद्रगुप्त ने चलाया है और जिसमें आप देख रहे हैं आपको घोड़ा दिखाई पड़ रहा है। तो ये अश्वमेध, अश्वमेध यज्ञ को लेकर दिखाई पड़ रहा है, जो कि उसके पॉलिटिकल पावर के एक्सपेंशन के प्रतीक के तौर पर आपको दिखाई पड़ेगा। अच्छा, इसी दौरान आप देखोगे, देखो गुप्त राजा जो थे ये वैष्णव धर्म को मानते थे। गुप्त राजा वैष्णव धर्म को मानते थे, लेकिन ये सभी धर्मों का सम्मान करते थे। और इसका प्रमाण ऐसे मिलता है कि समुद्रगुप्त के समकालीन मतलब उसका कंटेम्परेरी जो श्रीलंका का रूलर है, अब जरा जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अशोक के समय श्रीलंका का राजा कौन था? हु वाज द कंटेम्परेरी रूलर ऑफ श्रीलंका? कौन? बिल्कुल सही, बहुत बहुत बढ़िया। तो देखो समुद्र, हाँ बहुत बढ़िया। तो श्रीलंका का जो राजा है उसका नाम बच्चों मेघवर्म या मेघवर्मन है। और याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा, और वो याद ये रखिएगा कि समुद्रगुप्त जो है, ये मेघवर्मन जो है बेटा, ये हीनयान सेक्ट को फॉलो करते हैं। ये हीनयान सेक्ट को फॉलो करते हैं। श्रीलंका में हीनयान सेक्ट चलता है। तो ये बौद्ध भिक्षु जो आएंगे श्रीलंका वाले ना, भारत की यात्रा करेंगे, उनके लिए बौद्ध विहार बनवाने का काम करेंगे। बौद्ध विहार उस जगह को कहा जाता है। उसके पीछे देखो मैंने कारण तो बता दिया बेटा, मैंने कारण बता दिया था। संभवतः वो विसेंट स्मिथ का ईगो है या जो भी कह लो आप, कारण तो मैंने आपको बता दिया। चलो भाई, तो अब ये मेघवर्मन जमीन वगैरह डोनेशन में मांगेंगे, समुद्रगुप्त देगा डोनेशन, और जिसके बाद क्या होगा, वो बौद्ध विहार बनवा देंगे। समुद्रगुप्त के बारे में ऐसा बताया जाता है कि वो एक अच्छा, हाँ ठीक है, जो की अगर बात करें तो वो एक अच्छा वीणा, वीणा एक प्रकार का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि माता सरस्वती बजाती हैं, है ना? प्रभु नारद बना बजाते हैं, तो वीणा बजाने में बड़ा अच्छा था और अपने खाली समय में वो वीणा बजा करके वो खुद भी आनंद लेता था और अपने दरबारियों को भी सुनाता था। ठीक है, चलो भाई, समुद्रगुप्त को कविराज के तौर पर भी माना जाता है। अब ऐसी कोई कविता मिली तो नहीं है। अगर हम लोग साक्ष्य की बात करें, एविडेंस की बात करें, तो ऐसा कोई भी एविडेंस, रिटन एविडेंस मिला नहीं जिसमें समुद्रगुप्त की कविताएं मिली हो, लेकिन कविराज उसे कहा जाता है। संभवतः ये कविराज की उपाधि ये हो सकता है कि समुद्रगुप्त अच्छी कविता लिखता रहा होगा। भाई एक से एक विद्वान आपको दिखाई पड़ेंगे गुप्त काल में, या ये भी हो सकता है क्योंकि गुप्त काल में आप देखोगे एक नई परंपरा शुरू हो रही है, और वो है चापलूसी की परंपरा। चापलूसी वाला डोनेशन ज्यादा होगा, महाराज क्या बात है, महाराज की जय हो, महाराज तो हमारे भगवान के जैसे भगवान, महाराज हमारे ऐसे, अच्छा ये लो तुम सोने का हार पकड़ो, ये लो 8-10 अंगूठी पकड़ लो। ठीक है, तो ये कारण हो सकता है। ठीक है, चलो भाई, तो कविराज कहा जाता है, याद किया जाए। समुद्रगुप्त के बाद गद्दी पर बैठेगा। अब देखो, वैसे तो हम लोग अगर बात करें तो समुद्रगुप्त के, बिल्कुल यस यस राहुल, जितने भी गुप्त राजा हैं, जितने भी गुप्त राजा हैं, सबने परम भागवत की उपाधि धारण की है, क्योंकि सब वैष्णविज्म को फॉलो करते हैं। हाँ ठीक है, वो एक अलग विषय है। सब लोग ने परम भागवत, चंद्रगुप्त प्रथम भी परम भागवत, समुद्रगुप्त भी परम भागवत, विक्रमादित्य भी परम भागवत, सब लोगों ने धारण किया हुआ है। ठीक है, चलो भाई, अब देखो गद्दी पर आ गया चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। मैं आपको याद दिला दूं, हाँ मैं आपको फिर से याद दिला दूं, समुद्रगुप्त का जो डेथ ईयर है वो 375 है। समुद्रगुप्त के मरने का साल 375 है, जबकि चंद्रगुप्त का द्वितीय विक्रमादित्य के गद्दी पर बैठने का साल 380 है। निश्चित तौर पर 5 साल कुछ गड़बड़ है। और अब अगर यहाँ पर, हाँ अगर हम लोग यहाँ पर, ठीक देखो बेटा, प्रदीप, समुद्रगुप्त के जमाने में लिच्छवी दोहित्र प्रकार है ना, अश्वमेध प्रकार, वीणा वादन प्रकार, बहुत सारे सिक्के चले हैं बेटा, बहुत सारे सिक्के। अब देखो इसमें 5 साल का आपको गैप दिखाई पड़ रहा होगा। नहीं मत याद करो, मैं कहां कह रहा हूं बेटा, मैं आपसे एक बार भी बोला शालिनी, मैंने एक बार भी बोला टाइम याद करो। मैं तो सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि वो 5 साल के गैप में, हाँ उस 5 साल के गैप में कुछ एक गड़बड़ियां चल रही हैं। गड़बड़ी क्या चल रही है वो मैं आपको बता रहा हूं। देखो होगा क्या कि चंद्रगुप्त से पहले बीच में गद्दी पर बैठेगा एक व्यक्ति को, जो कि चंद्रगुप्त का बड़ा भाई है, जिसका नाम है रामगुप्त। लेकिन रामगुप्त एक डरपोक, एक आप कह सकते हो कि कमजोर राजा है, और चंद्रगुप्त जो है अपने भाई के खिलाफ अपने दरबार के लोगों का समर्थन प्राप्त करके उसे गद्दी से हटा देगा, मार देगा और फिर गद्दी पर बैठेगा। और इसका प्रमाण मिलता है हम लोगों को विशाख दत्त की एक किताब है जिसे देवी चंद्रगुप्तम के नाम से जाना जाता है, इसकी जानकारी उससे मिलती है। तो अब 5 साल बाद, अरे कोई दिक्कत नहीं है भैया गौतम, जितने भी बच्चे आप लोग डेट को लेकर परेशान हो, मत हो परेशान। मैं आप लोगों से कह रहा हूं ना बेटा, इन डेट्स में आपको 1 आध 2 साल का अंतर मिलेगा, क्यों परेशान हो रहे हो? मैंने एक बार भी कहा यही डेट याद कर लो। अरे कोई दिक्कत नहीं, किताब है जिसे देवी चंद्रगुप्तम के नाम से जाना जाता है, इसकी जानकारी उससे मिलती है। तो अब 5 साल बाद इसका प्रमाण मिलता है हम लोगों को विशाख दत्त की एक किताब है जिसे देवी चंद्रगुप्तम के नाम से जाना जाता है, इसकी जानकारी उससे मिलती है। तो अब 5 साल बाद,
अरे कोई दिक्कत नहीं है भैया गौतम, जितने भी बच्चे आप लोग डेट को लेकर परेशान हो, मत हो परेशान। मैं आप लोगों से कह रहा हूँ ना बेटा, इन डेट्स में आपको 1 आध 2 साल का अंतर मिलेगा, क्यों परेशान हो रहे हो? मैंने एक बार भी कहा यही डेट याद कर लो, एक बार भी मैंने कहा कि यही डेट याद कर लो, इस डेट को एकदम याद कर लो, यही डेट पूछा जाएगा, नहीं पूछा जाएगा। 1 आध 2 साल का अगर आपको अंतर कहीं दिख रहा है, तो उसके लिए पैनिक मत होइए, उसके लिए परेशान मत होइए। उस ज़माने की बात छोड़ो गौतम, अपनी डेट ऑफ बर्थ को उठाकर देख लो, तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ में 2 साल का अंतर होगा, तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ रियल कुछ और होगा, सर्टिफिकेट वाला कुछ और होगा। आज के मॉडर्न एज में इतना अंतर है, ठीक है ना? तो ज़माने में तो अंतर आया होगा, ठीक है? हाँ, चलो अब वापस आ जाओ मुद्दे पर। जहाँ पर कंसंट्रेट नहीं करना वहाँ पर कंसंट्रेट करते हो आप लोग, जहाँ पर नहीं करना वहाँ पर कर रहे हैं, ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, चलो भाई। अब देखो, देवराज चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का वास्तविक नाम देवराज नहीं है, सॉरी चंद्रगुप्त नहीं है, बल्कि इसका नाम देवराज और देवगुप्त है, और ये नाम मिलता है बच्चों मेहरौली। मेहरौली का जो आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन, और मेहरौली जगह जो पड़ती है वो दिल्ली में है, तो मेहरौली के आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन से चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का नाम मिलता है देवगुप्त। और चंद्रगुप्त के 2 विवाह हुए हैं, एक विवाह ध्रुव देवी के साथ में। ध्रुव देवी कोई और नहीं है, ध्रुव देवी रामगुप्त जो इनके बड़े भैया हुआ करते थे, उनकी पत्नी हुआ करती थी। इनको ध्रुव देवी कहते हैं और इनको ध्रुव स्वामिनी भी कह देते हैं, कोई दिक्कत वाली नहीं बात है, ठीक है? तो ये इनके पहले भाभी हुआ करती थी, बाद में प्राचीन काल में नियोग व्यवस्था तो चला ही करता है, तो उसमें उनका विवाह हो जाएगा, और इसी ध्रुव देवी से चंद्रगुप्त का बेटा जन्म लेगा, जिसका नाम होगा बच्चों कुमार गुप्त प्रथम, जिसके बारे में अभी कुछ देर बाद हम लोग पढ़ेंगे। और दूसरा विवाह होगा नाग डायनेस्टी की प्रिंसेस हैं, नाग डायनेस्टी, नाग डायनेस्टी की प्रिंसेस हैं, जिनका नाम है कुबेर। अभी देखो नागवंश, जिसे हम लोग कहते हैं भारशिव नाग, तो भारशिव नाग वंश जो है ये बड़ा ताकतवर हो रहा था, और ये गुप्तों के लिए परेशानी बन सकता था, इसीलिए कुबेर नाग से विवाह कर लिया जाएगा और एक शक्तिशाली वंश को अपने पक्ष में मिला लिया जाएगा। इस कुबेर नाग से एक बेटी का जन्म होगा, जिसका नाम होगा प्रभावती। याद आया? हम लोग अभी कुछ देर पहले जब घटोत्कच पढ़ रहे थे, तो मैंने प्रभावती का नाम लिया था, याद आ रहा है? ठीक है, याद आ रहा है बेटा कि हम लोग प्रभावती का नाम अभी कुछ देर पहले पढ़े थे, और हम लोग बात कर रहे थे एक अभिलेख को लेकर, पूना अभिलेख को लेकर, याद आ रहा है? चलो भाई, तो प्रभावती का विवाह किया जाएगा। अब समझिएगा मेरी बात को, प्रभावती का मैं नीचे की ओर एरो बनाकर लिख रहा हूं, प्रभावती का विवाह किया जाएगा, और वो विवाह होगा बेटा वाकाटक वंश की राजकुमारी, सॉरी वाकाटक वंश के राजा के साथ, वाकाटक वंश के राजा के साथ, जिसका नाम होगा बच्चे रुद्रसेन द्वितीय, जिसका नाम होगा रुद्रसेन द्वितीय। मत याद करिएगा, मैं आपको याद करने के लिए नहीं लिख रहा हूं, मैं यहाँ पर आपको एक घटना बताने जा रहा हूं, इसलिए इस नाम का उल्लेख कर दिया, तो नाम मत याद करिएगा। ठीक है, अब देखो होगा क्या कि इस वाकाटक वंश के राजा प्रभावती के पति के ऊपर, जिसका नाम रुद्रसेन है, इसके ऊपर शकों का एक राजा जिसका नाम रुद्रसिंह थर्ड है, ये आक्रमण करेगा। रुद्रसिंह थर्ड करेगा रुद्रसेन पर आक्रमण, और इस लड़ाई में रुद्रसेन की हो जाएगी डेथ, रुद्रसेन जाएगा मर। और अब चंद्र जो प्रभावती है, एक विपरीत दशा में, एक बड़े एडवर्स पोजीशन में अपने पापा से मदद मांगेगी, पापा मेरी मदद करो, ऐसी ऐसी बात हो गई। तो चंद्रगुप्त द्वितीय करेगा क्या, वो अपनी सेना लेकर जाएगा और वो इस शक राजा रुद्रसिंह को पराजित करेगा और इसे मार भी देगा, पराजित करके इसे मार भी देगा। और इसी, हाँ ठीक है, इसी इसी के बाद वो उपाधि धारण करेगा बच्चों, कौन सी? विक्रमादित्य की। विक्रमादित्य की आपको याद होगा, हम लोग इससे पहले भी चर्चा कर चुके हैं विक्रमादित्य की। मैंने आप लोगों को बताया था जब हम लोग लेटर मौर्यन एज पढ़ रहे थे, पोस्ट मौर्यन एज पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको बताया था शकों का एक राजा, सॉरी उज्जैन का एक राजा हुआ करता था जिसने 57 बीसी में शकों को पराजित किया था और विक्रमादित्य की टाइटल लिया था, मैंने बताया था आप लोगों को, ठीक है? मैंने उसी समय एक और बात बताई थी। हाँ, एक बात और बताई थी कि भारत में कुल मिलाकर 14 रूलर्स हैं, 14 राजा हैं जो अपने आप को विक्रमादित्य बोलेंगे। उनमें सबसे ज्यादा जो पॉपुलर विक्रमादित्य है वो यही वाला विक्रमादित्य है। 14 रूलर्स हैं जो विक्रमादित्य की टाइटल लेंगे, सबसे ज्यादा पॉपुलर विक्रमादित्य यही होगा, और अंतिम विक्रमादित्य हेमू होगा, वो जब हम लोग अकबर पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे, ठीक है ना? अब देखो, इस एक मृत्यु के बाद भारत में शकों का नाश कर दिया जाएगा, शकों को समाप्त कर दिया जाएगा, इसलिए चंद्रगुप्त को क्या बोला जाता है? शकारी। शकारी का मतलब होता है शकों का अंत करने वाला, अ पर्सन हु डिमोलिश शक, जिनको खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं बेटा, आप अपना फोन चार्ज में लगा लो, ठीक है? शकारी बोला जाएगा, तो याद रखिएगा शकारी किसको बोला जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को बोला जाएगा, एक बात। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये इलाका, ये जो पूरी लड़ाई हो रही है, ये उज्जैन के आसपास के इलाकों में लड़ाई हो रही है, और अब जो शकों के अधीन का इलाका था जिसमें उज्जैन और वाकाटक के आसपास का, यानी गुजरात के आसपास का इलाका आ जाएगा, उस पर उसके कुछ इलाके तो दे दिए जाएंगे बेटी को, यानी प्रभावती, और प्रभावती का जो बेटा गद्दी पर बैठेगा, और कुछ इलाकों पर चंद्रगुप्त अपना कब्जा कर लेगा, कुछ पर चंद्रगुप्त अपना कब्जा कर लेगा। यही कारण होगा कि चंद्रगुप्त उज्जैन को दूसरी राजधानी बनाएगा। अब अगर ये दूसरी राजधानी है तो प्रथम राजधानी कौन सी है? तो ध्यान रखिएगा, गुप्तों की प्रथम राजधानी वो ट्रेडिशनल तौर पर आप जानते ही हैं, वो पाटलिपुत्र है। पाटलिपुत्र है बच्चों, मथुरा नहीं, पाटलिपुत्र, ठीक है? जो उनकी प्रथम राजधानी है वो पाटलिपुत्र है। हाँ, पटना वाला पाटलिपुत्र। और दूसरी राजधानी क्या बन गई? आपकी उज्जैन बन गई। तो मतलब गंगा घाटी भी कंट्रोल में है और वेस्टर्न प्रोविंस को भी कंट्रोल में किया जाएगा। अच्छा, गुप्त काल में आप देखोगे चांदी और सोना दोनों प्रकार के सिक्के चलाए जाते थे। तो चांदी के सिक्के को रुपया कहते थे, जबकि सोने के सिक्के को दिनार कहते थे। चांदी के सिक्के को रुपया कहते थे। अब याद रखिएगा, चांदी का सिक्का गुप्त काल में रुपया है। जब मैं इल्तुतमिश पढ़ाऊंगा आपको, तब मैं एक बार फिर से सवाल पूछूंगा, और जब मैं शेर शाह सूरी पढ़ाऊंगा तब मैं फिर से सवाल पूछूंगा। यानी आने वाली क्लास में 2 बार मैं आप लोगों से इस नाम को पूछने वाला हूं, याद रखिएगा, ठीक है? चलो भाई, ठीक, चलो भाई। अच्छा, चंद्रगुप्त के द्वारा परम भागवत की, ये तो सभी गुप्त राजाओं ने धारण किया हुआ है। चंद्रगुप्त के अलावा अगर बात करें तो समुद्रगुप्त ने भी, चंद्रगुप्त प्रथम ने भी धारण किया हुआ था। अब एक सवाल सोनू ने पूछ लिया था कि साहब चंद्रगुप्त द्वितीय क्यों नाम पड़ गया? वो देखो देवगुप्त जब गद्दी पर बैठा, सोनू मेरे सवाल का, अपने सवाल का आंसर सुन लो। जब चंद्रगुप्त देवगुप्त गद्दी पर बैठा तो उसने अपना नाम चंद्रगुप्त अपने दादाजी की तरफ से रख लिया चंद्रगुप्त, तो चंद्रगुप्त हो गया, ठीक है? अब उसको याद करने के लिए इतिहासकारों ने पहले वाले को, जो कि इनके दादाजी हैं, उनके नाम के आगे चंद्रगुप्त प्रथम का प्रयोग कर लिया और इनके नाम के आगे द्वितीय का प्रयोग कर लिया पहचान के लिए। जैसे 3 सोनू हो गए जो कि पीसीएस अधिकारी बन गए, एक ही बैच में हो गए। अब तीनों सोनू की पहचान कैसे किया जाए? तीनों का नाम सिर्फ और सिर्फ सोनू है, तो जो पहले ज्वाइन करेगा सोनू 1, जो बाद में ज्वाइन करेगा सोनू 2, और जो उसके बाद ज्वाइन करेगा वो सोनू 3 हो जाएगा। वो याद करने के लिए, और कुछ नहीं, ठीक है? इनके जो राज कवि हैं उनका नाम कालिदास है। कालिदास की किताबों की चर्चा अभी हम लोग कुछ देर बाद करेंगे। जो, हाँ, जो राजवैद है, जो आपका राजवैद है, जिसे हम लोग कोर्ट फिजिशियन कहते हैं, वो धन्वंतरी है। आपको याद होगा कि प्राचीन काल में, मैंने आपको पहले भी बताया, एंशिएंट इंडिया में 3 बड़े डॉक्टर हैं। एक का नाम जीवक है, एक का नाम
चरक है और एक का नाम धन्वंतरी है। ये 3 एंशिएंट इंडिया के बहुत बड़े आपको डॉक्टर दिखाई पड़ेंगे। अच्छा, इसी ज़माने में एक बात और देखिएगा, क्योंकि बुद्धिज़्म का विस्तार और विकास तो अशोक ने भारत के बाहर करवा दिया था। अशोक ने भारत के बाहर करवा दिया। धीरे-धीरे करके चाइना में भी पहुँच गया बुद्धिज़्म और आगे चलकर चीन का एक बौद्ध प्रीस्ट है, एक बौद्ध मॉन्क है, जिसे फाहियान कहा जाता है, जो कि पाटलिपुत्र आएगा वो बहुत कुछ। फाहियान के द्वारा एक किताब लिखी जाएगी, जिसका नाम होगा बेटा फो की क्यू, जिसका नाम होगा फो की क्यू, ठीक है? ये फाहियान की बुक है, मत याद करना, कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इससे हम लोगों को बहुत कुछ जानकारियाँ मिलती हैं, ठीक है? हाँ, इनके शासनकाल में आएगा। आगे चलकर एक और बौद्ध मॉन्क आएगा चाइना वाला, जिसका नाम वेन सांग होगा, लेकिन वो हर्षवर्धन के ज़माने में आएगा, उसकी चर्चा हम लोग और बाद में करने वाले हैं, ठीक है? चलो भाई, अब हम लोग बात करते हैं चंद्रगुप्त के दरबार में एक से एक बड़े विद्वान हैं। उन विद्वानों में देखो किसका-किसका नाम है? उनमें से नाम आता है कालिदास का और कालिदास की किताबें देखो ठीक है, कालिदास की किताबें देखो तो ये आपको कुछ पोएट्री वाली बुक दिखाई पड़ेंगी। ऋतुसंहार, मेघदूत, कुमार संभव और रघुवंश, ये तो पोएट्री वाली किताबें दिखाई पड़ेंगी। यहाँ पर देखो अब ड्रामा बुक्स दिखाई पड़ रही हैं, जिन्हें मालविकाग्निमित्र, विक्रमोर्वशीय, अभिज्ञान शाकुंतलम कहा जाएगा। इनके अलावा और बड़े-बड़े विद्वान हैं, अमर सिंह, धन्वंतरी, वराहमिहिर और चंद्रगुप्त के दरबार में तो 9 रत्न हैं, 9 रत्न और उन 9 रत्नों के नाम मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया। ये रखा हुआ है क्योंकि एक आप लोग की क्यूरी हो जाती है, सर वो भी बता दो, वो भी बता दो। तो ये वैसे पूछा नहीं जाता है, लेकिन आप लोगों के लिए मैंने नाम रख दिया है। ये आप जो चित्र देख रहे हैं बच्चों, ये मेहरौली मेहरौली जो कि कुतुब मीनार के पास का इलाका पड़ता है। तो ये मेहरौली का आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यों के बारे में वर्णन देता है और इसी में उसका नाम देवगुप्त भी मिलता है। ये किनारे-किनारे की जो दीवार देख रहे हो ना आप, ये दीवारें देख रहे हैं? हाँ, बेताल बेताल भट्ट बेटा एक विद्वान थे। वो विक्रम बेताल वाला बेताल नहीं है। वो मैं उड़ा वो मेरा पीछा करो। हाँ, ध्यान रखना, ये वो बेताल नहीं है विक्रम बेताल वाला। ये एक विद्वान है, बेताल भट्ट, ठीक है ना? चलो। तो ये जो आपको दीवारें दिख रही हैं बच्चे, ये आपका 2.5 दिन का झोपड़ा सॉरी कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो बनती है ना, कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में, ये उसका कॉम्प्लेक्स आपको दिखाई पड़ेगा, उसी में है ये। ठीक है? चलो भाई। चंद्रगुप्त के बाद गद्दी पर बैठा, जिसे हम लोग कुमार गुप्त के तौर पर जानते हैं। फिर याद रखना, ये रूलिंग पीरियड में हो सकता है आपको फिर कुछ अंतर दिखाई पड़े, एक आध साल आगे पीछे वाला। सर इन्होंने बेताल 25 ही लिखी, हाँ, वही वाली बेताल 25। ठीक है? चलो। तो आपको हो सकता है रूलिंग ईयर में 1 आध साल का अंतर दिखाई पड़े, परेशान मत होना, याद नहीं करना है। चंद्रगुप्त का सॉरी कुमार गुप्त का विवाह हो रहा है बेटा अनंत देवी ये कदम्ब राजवंश की राजकुमारी है। ये कदम्ब डायनेस्टी से ताल्लुक रखती है और कदम्ब एक बहुत ताकतवर राजा हुआ करते थे दक्षिण भारत की ओर से। ठीक है, दक्षिण भारत की ओर से। ठीक है, और इन्होंने एक टाइटल लिया, जैसे इनके पिताजी ने अपने आप को बोला विक्रमादित्य, तो इन्होंने कहा मैं महेंद्रादित्य, पापा मेरे विक्रमादित्य, मैं महेंद्रादित्य। और कुमार गुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय, बौद्ध विश्वविद्यालय है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाया था, जिसे मोहम्मद गोरी का एक अधिकारी जिसका नाम बख्तियार खिलजी होगा, उसके द्वारा तोड़ दिया जाएगा। अब आप मेरी बात को बड़े गौर से सुनिएगा। मैं एक नाम और लिख दूं तो आपको बताऊं। ठीक है? अब अगर आपसे सवाल ये पूछा जाए कि भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पुराना विश्वविद्यालय, ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट, तो दैट वाज तक्षशिला। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट, तो बेटा वो तक्षशिला है। लेकिन अगर आपसे ये सवाल पूछ ले कि भारत का सबसे पुराना, तब ध्यान रखना बेटा नालंदा भारत का। और ये इसलिए हो जाएगा क्योंकि 15 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन होगा, एक पाकिस्तान बनेगा और एक हिंदुस्तान बनेगा। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय तो वर्तमान समय में पाकिस्तान में चला जाएगा, तो पाकिस्तान तो एक अलग देश हो जाएगा। तो ऐसी दशा में जब ये सवाल पूछा जाता है, तो एक शब्दावली का, एक टर्मिनोलॉजी का प्रयोग किया जाता है, इंडियन सबकॉन्टिनेंट और ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, ये दो अलग अलग। तो ध्यान रखिएगा, तक्षशिला भारतीय उपमहाद्वीप, जिसमें बांग्लादेश, जिसमें पाकिस्तान हुआ करता था, और नालंदा मतलब भारत, जिसमें न तो बांग्लादेश आता है न तो पाकिस्तान आता है। ठीक है, इन दोनों अंतर को ध्यान से समझ लीजिएगा। समुद्र कुमार गुप्त ने भी अपने दादाजी की तरह से अश्वमेध यज्ञ करवाया है, और सबसे ज्यादा गुप्त राजाओं में वो राजा जिसने सबसे ज्यादा अभिलेख लिखवाने का काम किया है। अभिलेख सबसे पहले भारत में समुद्रगुप्त के द्वारा लिखवाया गया था। कुमार गुप्त के बाद गद्दी पर बैठेगा उसका बेटा, जिसे स्कंदगुप्त कहा जाएगा। ठीक है? हाँ, विक्रमशिला भागलपुर, बिल्कुल सही। वो हम लोग पाल डायनेस्टी पढ़ेंगे तब बात करेंगे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जब हम लोग धर्मपाल की बात करेंगे तब बताएंगे आपको। स्कंदगुप्त कुमार के बाद गद्दी पर बैठेगा उसका बेटा स्कंदगुप्त, और गुप्त वंश का ये अंतिम ताकतवर राजा होगा। एक बात, दूसरी बात देखिएगा, भारत पर एक बार फिर से विदेशी लोगों का आक्रमण हो रहा है, जिनको हूण के नाम पर जाना जाएगा। ये लोग मध्य एशिया के लुटेरी प्रजाति के लोग हैं जो भारत पर आक्रमण करेंगे। ये मध्य एशिया के लुटेरी जाति के लोग हैं जो भारत पर आक्रमण करेंगे और बड़ी तेजी से आक्रमण करेंगे। और हाँ, एक बात, हाँ ठीक, अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो सुदर्शन झील बनवाया गया था, याद है ना? चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील बनवाया, फिर उसके ग्रैंडसन अशोक ने रिपेयर करवाया, फिर उसके बाद रुद्रदामन नाम के शक राजा ने रिपेयर करवाया था। स्कंदगुप्त ने भी सुदर्शन झील का मरम्मत करवाया था। मरम्मत यानी कि रिपेयर करवाया था, और 2 अधिकारियों ने करवाया था। एक का नाम हुआ करता था बच्चों पर्णदत्त, एक अधिकारी, और दूसरे अधिकारी का नाम हुआ करता था चक्रपालित। तो ये 2 अधिकारी हुआ करते थे जिन्होंने, हाँ ये अरे भैया, जूनागढ़ सौराष्ट्र का इलाका, जूनागढ़ बता चुके हैं। एंजल चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ा रहे थे तभी बता चुके हैं बेटा। यानी कुल मिलाकर अब मैं ये बात मान लूं कि आप लोग रिवीजन नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार के सवाल का मतलब साफ है कि आप लोग रिवीजन नहीं कर रहे हैं, जो कि मैं आप लोगों से बार-बार कह रहा हूं कि भैया रिवीजन करो, रिवीजन करो। ठीक है? ठीक है? नहीं बेटा, ना ये जो उपाधि धारण करेगा विक्रमादित्य की नहीं, स्कंदगुप्त एक उपाधि धारण करता है, वो है सिर्फ क्रमादित्य। वो सिर्फ क्रमादित्य है, विक्रमादित्य नहीं। वैसे परेशान मत होइएगा। ठीक है? चलो, चिराग बेटा नमस्ते। कोई बात नहीं, ठीक है बेटा? तो इसकी उपाधि जो बनेगी वो क्रमादित्य बन जाएगी। अच्छा, स्कंदगुप्त के बाद से आप देखोगे
नहीं, 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 अरे ये तो एक बच्चे ने उल्लेख कर लिया, किसी बच्चे ने रेफरेंस दिया तो मैंने बता दिया, मतलब उसने सवाल पूछ लिया कि विक्रमादित्य की टाइटल इनकी भी है, तो मैंने वही बताया, नहीं इनकी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जानकारी के लिए। ठीक, अब देखो स्कंदगुप्त की अगर बात करें, अगर स्कंदगुप्त की बात करें तो स्कंदगुप्त का कोई बेटा नहीं है, इसलिए इसकी गद्दी पर इसका छोटा सौतेला भाई या शायद छोटा चचेरा भाई जिसे पूर्वगुप्त कहा जाएगा, वो गद्दी पर बैठेगा। लेकिन यहीं से देखिएगा आपको गुप्त वंश पतन की ओर जाता हुआ दिखाई पड़ेगा, डिक्लाइन फेज में चला जाएगा और लगभग 550 ईस्वी तक आते-आते ये डायनेस्टी पूरी तरह से डिक्लाइन कर जाएगी और गुप्त वंश का अंतिम राजा होगा बेटा विष्णुगुप्त। इसके बाद आपको दिखाई पड़ेगा हर्षवर्धन, वो हम लोग आगे की क्लास में आपको बताएंगे हर्षवर्धन के बारे में। गुप्त प्रशासन की बात करें, गुप्त लोगों का जीवन शैली की बात करें, तो सबसे पहला उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसकी बात कर लें। तो देखो मैंने अभी आपसे कुछ देर पहले, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अगर मैं गुप्त शासकों की बात करूं बेटा, तो गुप्त राजाओं के जमाने से बड़ी-बड़ी टाइटल का कॉन्सेप्ट आया। देख लो भाई, परम भट्टारा, महाराजा धीराज, परम भागवत, इस प्रकार की बड़ी-बड़ी टाइटल आपको यहां से दिखाई पड़ेंगी। इससे पहले आप देखिए अशोक के जमाने में, चंद्रगुप्त मौर्य के जमाने में, बिंदुसार के जमाने में ऐसी कोई टाइटल आपको नहीं दिखाई पड़ेगी। वो तत्कालिक समय में होने वाला राजनीतिक परिवर्तन है, उसका परिणाम होगा। फिर देखो प्रांतों पर एक प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित किया जाएगा जिसे सामंत कहा जाएगा और ये सामंत को स्थापित करा जब किया जाएगा तो सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन नहीं रह जाएगा बल्कि डिसेंट्रलाइज्ड हो जाएगा, क्योंकि ये जो प्रांतपति होंगे जिनको कुमारा मात्य भी कहा जाएगा, ये अपने अपने प्रांत में ऑटोनोमस रूलर की तरह से काम करेंगे। ऑटोनोमस मतलब ये अपने प्रांत में अपना एक अलग नियम बना देंगे, है वो अपना नियम बना देंगे, वो इस प्रकार के कई सारे काम करेंगे। ठीक है, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, ये ऑटोनोमस पोजीशन, ये सामंतवादी, ये फ्यूडल सिस्टम गुप्तों के लिए बहुत भारी पड़ने वाला है, गुप्तों के लिए बहुत भारी पड़ने वाला है और जिसका दुष्परिणाम आप गुप्तों के पतन के तौर पर देखोगे। तो देखो गुप्त राजाओं ने ब्यूरोक्रेसी के कॉन्सेप्ट को नहीं फॉलो किया जो कि मौर्यों ने किया था। मौर्यों के दौरान आपको ब्यूरोक्रेसी दिखाई पड़ेगी, ब्यूरोक्रेट्स दिखाई पड़ेंगे। नहीं, सामंतवादी व्यवस्था की शुरुआत बेटा सातवाहनों ने किया था, गौतमी पुत्र सातकर्णी के द्वारा। सामंत होते हैं एक प्रकार के प्रांतपति, गवर्नर, गवर्नर उनको सामंत कहा जाता है। ठीक है, ये भूमि आधारित राजनीतिक व्यवस्था होती है, ये लैंड बेस्ड पॉलिटिकल सिस्टम है। जैसे अभिषेक को मैंने बोल दिया कि अभिषेक भैया तुम बिहार के गवर्नर, अब तुम बिहार में अपना रूल चलाओगे, हाँ मैं तुम्हें तब डिस्टर्ब करूंगा जब तुम मेरे रूल को ओवर रूल करना शुरू कर दोगे। ठीक है, चलो भाई, मैं कौन सी बुक पढ़ाता हूँ? मैं कोई बुक नहीं पढ़ाता बेटा, मेरे पास कई सारी बुक का निचोड़ है, मेरे पास कई सारी बुक का निचोड़ है, वो निचोड़ मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ, मैं किसी एक बुक को नहीं पढ़ाता। तो आपको कोई कोई एक बुक नहीं मिलेगी मेरे क्लास के दौरान। ठीक है, तो मैं पूरा जो पिछले 15 करीब करीब 30 साल का एक जो वो है, हाँ वो अपने आप में। चलो भाई, अच्छा साथ साथ आप देखिएगा कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था आपको दिखाई पड़ेगी। हाँ, ब्राह्मणवादी आपको दिखाई पड़ेगी व्यवस्था। तो ब्राह्मणों को, पुरोहितों को अलग अलग प्रकार की सुविधाएं दी जाएंगी, जैसे राजकोषीय मतलब उनको धन का वो दिया जाएगा, भाई डोनेट कर दो बाबा जी हैं, है ना, पैसा वगैरह डोनेट कर दिया गया। प्रशासनिक सहूलियतें दी जाएंगी, यानी एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ पद वगैरह दे दिए जाएंगे। साथ ही साथ लैंड डोनेट किया जाएगा और जो ब्राह्मणों को लैंड डोनेट किया जाएगा उनके नाम याद कर लीजिएगा, एक होता है अग्रहार और एक होता है देवग्रह। कुछ नहीं है, ये लैंड डोनेशन ब्राह्मणों को दिया जाने वाला भूमि है। अग्रहार जिस पर ब्राह्मण लोग रहेंगे और देवग्रह भूमि वो होती है जहां पर मंदिर बनवा दिया जाएगा। मंदिर बनवा करके उसके आसपास की जमीन को मंदिर को डोनेट कर दिया जाएगा और मंदिर का जो प्रधान पुरोहित होगा वो उस डोनेट मनी का, उस डोनेट पैसा जो मंदिर में चढ़ावा आएगा उसका प्रयोग करेगा मंदिर के लिए। ठीक है, तो भूमि दान दो प्रकार का होता था, एक अग्रहार और एक आपका देवग्रह। इससे ज्यादा कुछ मत याद करिएगा। ठीक है, अच्छा प्रशासन को चलाने के लिए पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को छोटे छोटे यूनिट में बांट दिया गया है। जैसे साम्राज्य पूरे सेंट्रल पार्ट को बांटा गया आपके प्रोविंस में, प्रांतों में बांटा गया और प्रांतों में बांटा गया तो प्रांतपति को क्या बोला जाता है? उपरिक महाराज, उपरिक या भोगपति बोला जाता है। और प्रांत को क्या बोला जाता है? प्रांत को भुक्ति या भोग कहा जाएगा। यानी पूरे केंद्र का बंटवारा कर दिया गया स्टेट में, स्टेट को बोला जाएगा गुप्त काल की भाषा में भुक्ति या भोग और जिसके अधिकारी को उपरिक महाराज या भोगपति बोला जाएगा। इन स्टेट को, इन प्रांतों को फिर छोटे छोटे यूनिट में बांटा जाएगा जिसे कहा जाएगा विषय, विषय मतलब डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, और इसके अधिकारी को कहा जाएगा बेटा विषयपति या आयुक्त के तौर पर। आपको याद होगा विषयपति हम लोग पढ़ रहे हैं, वैदिक काल से पढ़ते चले आ रहे हैं, वैदिक काल से वो आपका कुल ग्राम और विषय याद आ रहा है ना, वही वाला है। और धीरे धीरे इन जिलों को छोटे छोटे शहरों में बांटा गया है जिनको वीथिका या नगर कहा जाता है, जिसका अधिकारी नगरपति या पुरपाल कहा जाएगा। ये बेटा 2-3 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, बहुत परेशान मत होना, 2-3 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। और सबसे छोटी यूनिट है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? विलेज, गांव, और जिसका अधिकारी क्या होता है? ग्रामीण या ग्रामिक, जिसे ग्रामीण या ग्रामिक के तौर पर कहा जाएगा। सबसे आज भी देखिए, आज भी देख लो, सेंट्रल सेंट्रल बटा हुआ स्टेट में, स्टेट दो प्रकार के हैं, उस जमाने में एक ही प्रकार का होता था। फिर सभी स्टेट को बांटा गया डिस्ट्रिक्ट में और सभी डिस्ट्रिक्ट को बांट दिया गया था आपका, हाँ, नगरपति मतलब नगर का अधिकारी, कमिश्नर, कमिश्नर ऑफ द सिटी। जैसे आप लोग कल को पीसीएस बनोगे, 15वें साल तक का आप लोग आईएएस रैंक पहुंच जाओगे तो आपको किसी नगर का वो बना दिया जाएगा, नगर अधिकारी, जिसे कमिश्नर कहा जाता है। ठीक है, चलो भाई, व्यापार की अगर बात करते हैं तो व्यापार निश्चित तौर पर शुरुआत दौर में व्यापार बहुत अच्छा चलता था। तो सोने के सिक्के भी आपको सबसे ज्यादा दिखाई पड़ेंगे, सबसे ज्यादा दिखाई पड़ेंगे और सोने के सिक्के को दिनार कहा जाएगा। लेकिन जब हूण लोग आक्रमण करेंगे वेस्टर्न प्रोविंस वाले इलाके से, तो जो रोम के साथ होने वाला व्यापार था गुप्त राजाओं का, तो जो रोमन यानी यूरोप से जो हो रहा था व्यापार, अब उस व्यापार में आ गई प्रॉब्लम, क्योंकि बीच में तो वो लुटेरे टाइप के लोग आ गए ना, जिसकी वजह से क्या होगा, गुप्त डायनेस्टी का जो इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ है वो कमजोर पड़ जाएगा और जैसे जैसे वो कमजोर पड़ेगा तो भैया सोने का सिक्का भी कम हो जाएगा अपने आप सोने की सिक्कों की संख्या अपने आप कम होगी। जब सोना ही नहीं आएगा तो सोने का सिक्का छापोगे कैसे? और अमरकोश एक किताब है जिसको कि अमर सिंह के द्वारा लिखा गया, उसमें गुप्त काल की जमीन को 5 अलग अलग भागों में बांटा गया। जैसे एक जिसे हम लोग कहते हैं क्षेत्र भूमि, क्षेत्र भूमि का मतलब होता है कल्टीवेबल लैंड, यानी जिस पर खेती किया जा सके, एलिबल सॉइल वाली जमीन। खिल, खिल का मतलब होता है बेटा जिसे बंजर भूमि कहा जाए, वास्तु भूमि जहां पर आदमी अपना मकान बनाकर रहेगा, और आपका चारागाह यानी कि जिसे हम लोग ग्रेजिंग फील्ड कहेंगे, तो चारागाह जहां पर जानवर आकर चारा चरेंगे, घास वगैरह। अपृहत भूमि, अपृहत का मतलब होता है जंगल वाली जमीन। ठीक है, अमरकोश, ये सारे आपको क्लासिफिकेशन मिलेंगे बच्चे। एक किताब है जिसका नाम है बच्चों अमरकोश, अमरकोश को लिखा गया है अमर सिंह के द्वारा। ये गुप्त काल के बहुत बड़े राइटर हुआ करते थे। ठीक है, हाँ लिख दिया, देखो प्रभा मैंने लिख दिया, किताब का भी नाम लिख दिया और किताब के लेखक का भी नाम मैंने लिख दिया। ठीक है, चलो भाई, टैक्स की अगर बात करें, हाँ टैक्स की अगर बात करें तो गुप्त काल में अलग अलग प्रकार के टैक्स का प्रचलन था। जैसे सबसे बड़ा जो टैक्स था, जो पॉपुलर टैक्स था, वो था भाग, जो कि कृषि उपज का, यानी जो किसान है ना वो, हाँ वो उनकी अगर बात करें, अमर सिंह, अरे नहीं भाई,
अब बेटा वो कुंवर अमर सिंह कहाँ से आ जाएँगे? वो 1857 में आएँगे। हम लोग 1857 से कुछ 1400 साल पहले की कहानी पढ़ रहे हैं अंजल। तो वो अमर सिंह कैसे आ सकते हैं बेटा? थोड़ा लॉजिक लगाओ, थोड़ा-सा लॉजिक लगाओ। कैसे संभव है? कोई व्यक्ति क्या इतने 100 साल जिंदा रह सकता है? ठीक है? अमर सिंह खाली वही अमर सिंह नहीं है, बहुत सारे अमर सिंह हैं। ठीक है? तो थोड़ा-सा लॉजिक लगाओ बेटा। और आप लोगों का जब आप लोग प्री का पेपर दोगे बेटा, मेंस का पेपर दोगे तो उसमें एक पेपर आता है, जिसे लॉजिकल कहा जाता है, मेंटल एबिलिटी वाला पेपर कहा जाता है, रीजनिंग कहा जाता है। तो बस उसी का प्रयोग कर लो, समझ में आ जाएगा बच्चे। ठीक है? हाँ। तो राजा राजा किसानों की उपज का 1/6 भाग जो कि परंपरागत रूप से उसका अधिकार होता था और ये मौर्य काल से शुरू हो चुका है, तो वो लेगा। इसके अलावा राजा भोग कर लिया करता था, खासकर जैसे वो ग्रामीण लोग नहीं है, वो जंगल-वंगल में गए, हाँ, वो जंगल-वंगल में गए, फूल, फल, लकड़ी वगैरह का उन्होंने प्रयोग किया, तो वो राजा को भी उपलब्ध करा देते थे। कि भाई ये लीजिए आप, है ना? तो वो उनकी ज़िम्मेदारी होती थी। बलि बलि एक प्रकार का शुरुआत के दौर में देखा जाए तो ये वॉलंटरी था। आप राजा को टैक्स दो या ना दो, लेकिन बाद में इसको परमानेंट कर दिया गया और इसके तहत तो एक काम शुरू किया गया जिसे बेगार कहा जाता था। यानी कोई भी जैसे होता है ना, जो लकड़ी का काम करने वाले, जो लोहे का काम करने वाले लोग हैं, वो राज परिवार में यानी महल में जाएँगे और वो 2 दिन बिना कोई पैसा लिए हुए, बिना मेहनताना लिए हुए राजा के लिए काम करेंगे। वही एक प्रकार की बलि हो जाएगी। ऊपरी कर एक प्रकार का ऐसा कर है जिसे आप सेस कह सकते हो, एक्स्ट्रा टैक्स कह सकते हो, जो अलग से दिया जाएगा। तो ये एक प्रकार का अतिरिक्त कर है जिसे आप सेस कह लो या एडिशनल टैक्स कह लो। ठीक है? ये कभी-कभी लगेगा और कभी-कभी नहीं भी लगेगा। ये डिपेंड ऑन रूलर होगा। ये राजा के ऊपर निर्भर करेगा। सोशल लाइफ की अगर बात करें तो निश्चित तौर पर शुंग काल से आप गौर करेंगे तो देखो ब्राह्मणों का वर्चस्व तो बना हुआ है, क्योंकि वो पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं। शूद्रों का आपको याद होगा, तो मैंने गुप्त काल में आपको मैंने आपको वैदिक काल के दौरान शूद्र बताया था और मैंने ये भी बताया था कि वैदिक काल का जो शूद्र था वो अनटचेबल नहीं था, वो टचेबल था। वो टचेबल था। जो शुरुआत के दौर का शूद्र था वो उसको आप छू सकते थे, वो बैठकर बात करता था, वो अनाज वगैरह मतलब कुल मिलाकर वो टचेबल था। इनकी कंडीशन में लगातार अपग्रेड हुआ, जैसे वो रामायण, महाभारत, पुराण इनको सुन सकते थे, है ना? जैसे कहीं पे रामायण वगैरह का पाठ हो रहा होगा। लेकिन इसी दौरान आप देखिएगा, नहीं बेटा बलि, अरे वो जानवर वाली बलि नहीं है बेटा। ठीक है? हाँ, वो जानवर वाली बलि नहीं है कि जानवर की बलि दी, ये लीजिए महाराज, ये वो बलि है जो स्वेच्छा से राजा को जाकर दे दिया। ठीक है? हाँ, और कितना टाइम लगेगा? थक गए भैया आप लोग? अब सोचो, मैं पिछले 6 घंटे से पढ़ा रहा हूँ और मैं नहीं थका अभी भी। आप लोग अभी 1.5 घंटा भी नहीं पढ़ पाए और थक गए। ठीक है? अभी थोड़ा देर और 10 मिनट और, मैक्सिमम 10 मिनट। तो देखो, अब आपको गुप्त काल में एक और चीज़ दिखाई पड़ेगा और टचेबल और अनटचेबल का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। अनटचेबल में आपको दिखाई पड़ेंगे चांडाल। चांडाल उनको कहा जाता है बेटा जो बॉडी जलाने-वलाने का काम करते हैं ना, कब्रिस्तान वगैरह में बॉडी जलाने का काम करते हैं। तो अब ये जब चांडाल ये अनटचेबल कैटेगरी में पहुँच गए। जब चांडाल शहर में जाते थे, जैसा कि बस बेटा 10 मिनट, ठीक है? जैसा कि आप देखोगे तो आपको दिखाई पड़ेगा, फाहियान में लिखता है कि चांडाल जब आते थे तो उनके गले में कुछ ऐसी चीज़ होती थी जिसको वो बजाते थे, शायद ढोलक जैसा या थाली जैसा, जिसे वो पीटते हुए आते थे और उनकी कमर में एक झाड़ू बंधा होता था जो कि पीछे की ओर होता था, तो उनके शरीर, उनके पैरों के निशान को मिटाता चलेगा। हाँ, इनको डोम भी बोला जाता है, बिल्कुल सही। ठीक है? ये अनटचेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आपको दिखाई पड़ेगा। महिलाओं की दशा की बात करें बच्चे तो उत्तर वैदिक काल से ही महिलाओं की दशा लगातार खराब हो रही है। बहु विवाह जिसको पॉलीगैमी कहा जाएगा, है ना? एक आदमी 2, 3, 4 शादियाँ कर रहा है। आम तौर पर ये आम लोगों में प्रचलन नहीं था। ये तो प्रचलन हुआ करता था राजा-महाराजा और बड़े-बड़े खानदान में लोगों में। बाल विवाह ये प्रॉब्लम था। छोटी उम्र में शादी की जा रही है, लड़का और लड़की दोनों की। वो एक अलग बात है कि दोनों ना फिजिकली रेडी है शादी के लिए, ना मेंटली रेडी है। लेकिन बचपन में विवाह किया गया, उसका एक ये भी कारण है कि जो बाह्य आक्रमण हो रहे हैं, संभवतः एक वो भी कारण होगा। महिलाओं के अधिकारों को छीना जा रहा है, तो स्त्री धन बेटा वो धन होता है, जब बेटी का विवाह किया जाता है तो उसको जो गिफ्ट वगैरह दिया जाता है बेटी को, उसे स्त्री धन कहा जाता है। जो मायके से वो लेकर आएगी। दहेज ना बोलो बेटा, उसको स्त्री धन बोलो। हाँ, उस ज़माने में दहेज शब्द नहीं था, वो स्त्री धन था क्योंकि उसका पूरा अधिकार उस लड़की का था। ठीक है? हाँ, तो आपको दिखाई पड़ेगा स्त्री धन को छोड़ करके संपत्ति पर महिलाओं के अधिकार को छीना जा चुका था। जब बाल विवाह कर दोगे तो किसी प्रकार का कोई अधिकार रह ही नहीं जाएगा। और इस दौर में आपको दिखाई पड़ेगा सती प्रथा का पहला प्रमाण, और ये प्रमाण आपको दिखाई पड़ेगा 510, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ऊपर की ओर, 510 ईस्वी में एक अभिलेख मिलता है बच्चों मध्य प्रदेश के सागर जिला से, जिसको एरन अभिलेख कहा जाता है। एरन अभिलेख से सती प्रथा का पहला प्रमाण मिलता है और ये अभिलेख जिस राजा के द्वारा लिखवाया गया था उसका नाम था बच्चों भानुगुप्त। भानुगुप्त का एक सेनापति हुआ करता था जिसका नाम था गोपराज। तो हूणों ने आक्रमण किया था भानुगुप्त के ज़माने में। गोपराज जो कि भानुगुप्त का सेनापति था, जिसने युद्ध किया, उसने हूणों को पराजित कर दिया, लेकिन उस लड़ाई में गोपराज बेचारा मर गया और गोपराज की पत्नी ने अपने पति की जलती हुई चिता पर अपने आप को बैठाकर समाप्त कर लिया। वो सती का पहला प्रमाण लिखित तौर पर दिखाई पड़ेगा, जिसमें भानुगुप्त इस बात का उल्लेख करेगा। तो सती का पहला लिखित प्रमाण एरन अभिलेख से मिलता है, जो कि गुप्त राजा भानुगुप्त का आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है? बौद्धों की स्थिति की अगर बात करें तो देखो, बौद्धों की स्थिति बहुत खराब भी नहीं, बहुत अच्छी भी नहीं, क्योंकि गुप्त राजा बौद्ध धर्म को शुरुआत दौर में संरक्षण नहीं दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो लोग मतलब होता नहीं, वो उनको दुत्ताते भी नहीं है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो गुप्त काल में जैसे धमेक स्तूप बना आपका, इस प्रकार के कई सारे स्तूप आपको दिखाई पड़ेंगे, उस लड़की का था। ठीक है? हाँ। धन को छोड़ करके संपत्ति पर महिलाओं के अधिकार को छीना जा चुका था। जब बाल विवाह कर दोगे तो किसी प्रकार का कोई अधिकार रह ही नहीं जाएगा। और इस दौर में आपको दिखाई पड़ेगा सती प्रथा का पहला प्रमाण, और ये प्रमाण आपको दिखाई पड़ेगा 510, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ऊपर की ओर, 510 ईस्वी में एक अभिलेख मिलता है बच्चों मध्य प्रदेश के सागर जिला से, जिसको एरन अभिलेख कहा जाता है। एरन अभिलेख से सती प्रथा का पहला प्रमाण मिलता है और ये अभिलेख जिस राजा के द्वारा लिखवाया गया था उसका नाम था बच्चों भानुगुप्त। भानुगुप्त का एक सेनापति हुआ करता था जिसका नाम था गोपराज। तो हूणों ने आक्रमण किया था भानुगुप्त के जमाने में। गोपराज जो कि भानुगुप्त का सेनापति था, जिसने युद्ध किया, उसने हूणों को पराजित कर दिया, लेकिन उस लड़ाई में गोपराज बेचारा मर गया और गोपराज की पत्नी ने अपने पति की जलती हुई चिता पर अपने आप को बैठाकर समाप्त कर लिया। वो सती का पहला प्रमाण लिखित तौर पर दिखाई पड़ेगा, जिसमें भानुगुप्त इस बात का उल्लेख करेगा। तो सती का पहला लिखित प्रमाण एरन अभिलेख से मिलता है, जो कि गुप्त राजा भानुगुप्त का आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है? बौद्धों की स्थिति की अगर बात करें तो देखो, बौद्धों की स्थिति बहुत खराब भी नहीं, बहुत अच्छी भी नहीं, क्योंकि गुप्त राजा बौद्ध धर्म को शुरुआत दौर में संरक्षण नहीं दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो लोग मतलब होता नहीं, वो उनको दुत्ताते भी नहीं है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो गुप्त काल में जैसे धमेक स्तूप बना आपका, इस प्रकार के कई सारे स्तूप आपको दिखाई पड़ेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय का बनना ये साबित करता है कि गुप्त राजाओं ने बौद्ध धर्म को भी बराबर का संरक्षण दिया है। ठीक है? भानुगुप्त को मैंने नहीं पढ़ाया, जरूरत नहीं है बेटा देव कुमार। ठीक है? ऐसे तो मैंने बहुत सारे गुप्त राजाओं को नहीं पढ़ाया बेटा। मैंने पुरुगुप्त नहीं पढ़ाया, मैंने नरसिंहगुप्त नहीं पढ़ाया, मैंने नरसिंहगुप्त बालादित्य को नहीं पढ़ाया, बहुत सारे राजाओं को नहीं पढ़ाया। ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत नहीं है, पूछा नहीं जाएगा। अब वो अलग बात होगी कि जबरदस्ती क्लास बढ़ानी हो तो बढ़ा दिया जाए, तो वैसे भी अभी आप लोग थक गए हैं,
है ना? अभी तो काफी कुछ पढ़ना है, अभी कम से कम 5 मिनट और लगेगा। अगर हम लोग धर्म की बात करें तो आपको दिखाई पड़ेगा वैष्णव धर्म, भागवतवाद और वैष्णव यानी भगवान विष्णु, और भगवान विष्णु का कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। और इतना ही नहीं, भगवान विष्णु के 10 अवतार का कॉन्सेप्ट आ जाएगा और भगवान विष्णु के 10 अवतार का मंदिर भी बनेगा, जिसका नाम मैं अभी आपको बता दूंगा। और साथ ही साथ भक्ति आंदोलन में भक्ति, प्रेम वाली भक्ति और अहिंसा की भी बात करेंगे आप। ठीक है, दूसरी चीज आप देखिएगा मूर्ति पूजा, और मूर्ति पूजा के साथ साथ आप देखेंगे तो बड़े बड़े मंदिर को बनाने का काम शुरू किया जा चुका है गुप्त काल के अंतर्गत। तो गुप्तकालीन कला की अगर बात करें तो अभी हम लोग ने बात कहा था कि गुप्त काल कैसा युग है, स्वर्ण युग है। इसमें आपको कई अलग अलग प्रकार के आर्ट दिखाई पड़ेंगे, जैसे पुराने पत्थरों को और चट्टानों को और गुफाओं को काटकर उनमें चित्रकारी का काम करना, जिसके सबसे क्लासिकल एग्जांपल अजंता, एलोरा, बाघ की गुफाएं आपको दिखाई पड़ेंगी, जो कि बड़ी बड़ी पत्थर की गुफाएं हैं जिनमें चित्रकारी का काम किया गया। वो एक अलग बात है कि गुप्तों ने अकेले काम नहीं किया, कई सारे डायनेस्टीज ने उसमें काम किया हुआ है। स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की बात करें तो मंदिर, अभी मैंने आपसे कहा था कि भगवान विष्णु के 10 अवतार का मंदिर बना, कहां पर बना? देवगढ़ में बना। देवगढ़ कहां है? देवगढ़ उत्तर प्रदेश का ललितपुर नाम का जिला पड़ता है, जो कि झांसी से काट करके बनाया गया है। तो ये उत्तर प्रदेश का ये बुंदेलखंड वाला रीजन लग जाएगा आपका। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर की अगर बात करते हैं तो सिरपुर का जो लक्ष्मण मंदिर है, शालिनी बेटा क्या करोगे? चैट पब्लिक कर दूं अगर तो क्या करोगे बताओ? क्या काम है चैट का तुम लोग? चैट का काम बताओ बेटा। ठीक है, सिरपुर बेटा ये आपका पड़ता है छत्तीसगढ़ में, तो लक्ष्मण मंदिर है। एरण मध्य प्रदेश का विष्णु और वराह मंदिर आपको दिखाई पड़ेगा। और गुप्त काल में मंदिर की एक नई शैली जन्म लेगी जिसे नागर शैली कहा जाएगा, जो कि उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया में जो मंदिर बनते हैं वो सभी के सभी किसमें बनते हैं? नागर स्टाइल में बनते हैं। वो सभी के सभी नागर शैली में बनते हैं। ठीक है, चलो स्तूप की अगर बात करें तो देखो सारनाथ का धमेक स्तूप, उड़ीसा का रत्नागिरी स्तूप, सिंध में मीरपुर खास का, सिंध वही जो कि पाकिस्तान में चला जाएगा। चित्रकला की अगर बात करें तो अजंता, एलोरा की गुफाएं, बाघ की गुफाएं, नागा, हाँ वही बेटा नागर ही है, वो अंग्रेजी का है। गोपाल बेटा नागर ही है, उसे अंग्रेजी में बोलोगे तो वो नागरा हो जाएगा। नागर शैली में क्या खास बात है? लो भैया देख लो, देखो अगर हम नागर शैली के मंदिर की बात करें तो ये ऊंचे चबूतरे पर बनेगा। ये चबूतरा है, इन चबूतरे से आप मंदिर में प्रवेश करोगे, ये आपको प्रवेश का दिखाई पड़ेगा। ये मंदिर में जैसे ही आप प्रवेश करोगे तो नागर शैली का जो एंट्रेंस डोर होता है मंदिर का, वो बहुत बड़ा नहीं दिखाई पड़ेगा। यहीं पर आपको दिखाई पड़ेगा बेटा मंडप। ये इलाका होता है बेटा मंडप। मंडप उस इलाके को कहा जाता है जो गर्भगृह से ठीक पहले होगा। हाँ ठीक है, गर्भगृह से ठीक पहले। तो इस मंडप के आगे जब बढ़ोगे, इस मंडप से जब आगे बढ़ोगे बच्चे, तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा ये शिखर, ये आपको दिखाई पड़ेगा शिखर, ये झंडा वगैरह, यहाँ पर एक कलश आपको दिखाई पड़ेगा, ये शिखर आपको बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। ठीक है, और ये मंडप है, ये गर्भगृह है, ये गर्भगृह है। गर्भगृह का मतलब होता है जहां पर देवता या देवी को स्थापित किया गया हो। ठीक है, और इस पूरे मंदिर में आपको कोई भी जलाशय नहीं मिलेगा, मतलब कोई भी पानी का टैंक वगैरह नहीं मिलेगा, वो इस कैंपस के बाहर मिलेगा। ये नागर शैली। किसका सवाल था बेटा? ये नागर शैली को लेकर क्या खास बात थी? समझ में आ गया बेटा? समझ में आ गया। कोमल स्तूप पढ़ना हो तो बेटा मौर्य काल पढ़ लेना, मैंने वहां पर स्तूप बताया है आप लोगों को। आ गया समझ में बेटा नागर शैली? हाँ चलो भाई। तो साथ ही साथ आप देखोगे बाघ की गुफा, अजंता एलोरा की गुफा। मूर्ति कला की बात करें तो सुल्तानगंज, ये सुल्तानगंज बेटा पटना के पास पड़ता है, बिहार वाला। तो सुल्तानगंज के पास से आपको गौतम बुद्ध की ब्रॉन्ज आइडल और ब्रॉन्ज मूर्ति मिलेगी। सारनाथ और मथुरा ये गुप्त कला के केंद्र बनेंगे, जहां पर बहुत सारी मूर्तियों को स्थापित किया जाएगा, जिसमें आपका वैष्णविज्म भी दिखाई पड़ेगा, जिसमें आपको बुद्धिज्म भी आपको दिखाई पड़ेगा। तो भगवान विष्णु, भगवान शिव, माता पार्वती, यमुना, गंगा, इन सब की मूर्तियां बनाई जाएंगी। अगर हम लोग लिटरेचर की बात करें, तो दो प्रकार के, हाँ दो प्रकार के लिटरेचर आपको दिखाई पड़ेंगे। एक आपका रिलीजियस लिटरेचर जिसमें रामायण, पुराण वगैरह लिखा जाएगा। बौद्धों का ग्रंथ दीगनाग और बुद्धघोष भी लिखा जाएगा। और धर्मनिरपेक्ष साहित्य की अगर बात करें तो उनमें देखो मुद्रा राक्षस देवी चंद्रगुप्तम का, कालिदास का मालविकाग्निमित्र विक्रमोर्वशीय और अभिज्ञान शाकुंतलम जो कि नाटक है, कालिदास के काव्य ऋतु संहार, मेघदूत, कुमार संभव रघुवंश, शूद्र का मृच्छकटिक, वात्सायन का कामसूत्र, विष्णु शर्मा का पंचतंत्र और नारायण पंडित का हितोपदेश, ये भी बड़ी प्रसिद्ध किताब है। हितोपदेश नारायण पंडित की आपको मिलेगी। ठीक है, अच्छा साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो आपको आर्यभट्ट मिलेंगे, जिन्होंने बताया पृथ्वी घूम रही है, सूरज के चारों ओर घूम रही है। हाँ सब संस्कृत में बेटा, सब संस्कृत में। और चंद्रमा उपग्रह है जो कि पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। सूर्य ग्रहण होगा, चंद्र ग्रहण होगा, सूरज दिन और रात होगा, ऋतुओं का परिवर्तन होगा। तो आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांतिका जैसी किताब लिखी जाएंगी। भास्कर के द्वारा महाभास्कर और लघु भास्कर लिखा जाएगा। वराह मिहिर के द्वारा पंच सिद्धांतिका, बृहद जातक, बृहद संहिता जैसी किताबें लिखी जाएंगी। ये सभी किताबें बेटा संस्कृत में, ये विज्ञान को लेकर, खगोल विज्ञान को लेकर जुड़ी हुई है। आर्यभट्ट तो गणितज्ञ भी है, हाँ आर्यभट्ट तो गणितज्ञ भी है। वो बताते हैं जीरो, देखो ध्यान रखना बेटा, आर्यभट्ट ने जीरो की खोज नहीं किया था, जीरो तो बहुत पहले से है। जीरो की मैथमेटिकल वैल्यू को बताया था, व्हाट इज द मैथमेटिकल वैल्यू ऑफ जीरो, ये काम किया था आर्यभट्ट ने। ठीक है ना, चलो हाँ। अब अगर हम बात करें मौर्यों के पतन को लेकर तो देखो सबसे बड़ा कारण है बच्चे विदेशी आक्रमण, हूणों का हो जाना। हूणों के आक्रमण की वजह से बार बार होने वाले आक्रमण, एक बार हुआ होता, दो बार हुआ होता चलो ठीक था, बार बार होने वाले आक्रमण ने कहीं ना कहीं साम्राज्य को कमजोर कर दिया है। कमजोर होते गुप्त साम्राज्य में मालवा के क्षेत्र में, मध्य प्रदेश में आप देखोगे यशोधर्मन जैसे स्थानीय राजा ताकतवर होने लगेंगे, जिससे गुप्त वंश और कमजोर होता जाएगा। सबसे खतरनाक बात, सामंतों का जो उदय हो जाएगा ना, जब इन सामंतों पर नियंत्रण नहीं रहेगा तो ये सामंत अपने आप को स्वतंत्र करना शुरू कर देंगे और अपने मुख्य राजा को लात मार देंगे। यही काम तो श्रीगुप्त ने भी किया था, यही काम तो घटोत्कच ने भी किया था। ठीक है ना। हूण प्रेजेंट में कौन देश है बेटा? हूण कोई देश नहीं है, हूण एक प्रजाति है। हूण एक विदेशी प्रजाति के लोग थे जो भारत पर आए, और आजकल हूण नाम का कोई अस्तित्व नहीं रह गया, क्योंकि ये हूण भारत में ही रह गए और 36 अलग अलग राजपूत जातियों के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो वर्तमान समय में हूण कोई नहीं है, सब बदल चुके भारत के समाज में। ठीक है, जैनिज्म की कंडीशन बेटा वेस्टर्न प्रोविंस की ओर तो सही है, गुजरात की ओर, साउथ की ओर। नॉर्थ इंडिया में कोई बहुत ज्यादा आपको परिवर्तन नहीं दिखाई पड़ेगा। तो पश्चिम भारत जो कि हूणों के आक्रमण से कमजोर पड़ गया है, जिसकी वजह से वेस्टर्न ट्रेड पर प्रभाव पड़ गया, इकोनॉमी ड्रेन कर गई, बस गुप्त वंश का पतन हो गया। ठीक है, गुप्त वंश का पतन हो गया। बच्चों जरा 1 मिनट का, मुझे आधे मिनट का समय दे दीजिएगा बस। हाँ बस बस, बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों, धन्यवाद। हाँ 2 क्वेश्चन, अरे एक ही लिख लो बेटा, एक ही लिख लो बच्चे, एक ही लिखो, एक ही लिख डालो। बौद्धिज्म तो पढ़ लिया होगा ना, एक लिख लो। विश्व
शांति के लिए, विश्व शांति मतलब जिसे ग्लोबल पीस कहा जाएगा, विश्व शांति में बौद्ध साहित्य, विश्व शांति में बौद्ध साहित्य के योगदान का वर्णन करो, के योगदान का उल्लेख करिए। चलिए अब इसको जरा लिखकर दिखाइएगा। ठीक है, गुप्तकाल तो आज पढ़ा ना बेटा, गुप्तकाल तो आज पढ़ा है, तो आज पढ़ लो एक बार और। ठीक है, गुप्तकाल आज पढ़ लो। आप अपना नंबर शेयर कीजिए, इस टेलीग्राम चैनल में आपको ऐड करना है। अभी मैं ढूंढ लूंगा बेटा, मैं ढूंढ के अपने आप को ऐड कर लूंगा अभिषेक। ठीक है, चलो मैं अभी ऐड कर लूंगा अपने आप। ठीक है बेटा, चलो अब ये सवाल लिख लो जरा एक बार, इस सवाल को लिख लो। हाँ लिखिए, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ बुद्धिस्ट टैक्स। चैताली इंग्लिश में लिखो बेटा, इंग्लिश में लिख लो बेटा, इंग्लिश में लिखो। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ बुद्धिस्ट टैक्स इन ग्लोबल पीस, इन ग्लोबल पीस। बिल्कुल यस बेटा, उसको भेज देना आप डाउट सेशन में। ठीक है, लिखो जरा विश्व शांति में व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ बुद्धिस्ट टैक्स इन ग्लोबल पीस। लिख लिया बेटा, चलो अब इस पर लिखकर दिखाना जरा आप लोग। तो चलो आज की क्लास को वहीं तक रखते हैं, क्योंकि 7 बजे आपकी दूसरी क्लास है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, खुश रहिए, मस्त रहिए। अब हमारी आपकी मुलाकात मंडे को होगी। वर्ड लिमिट लो बच्चे, वर्ड लिमिट 250 शब्द, 250 वर्ड्स, 250 वर्डों में। क्या सर हम समझे नहीं? हम एक मिनट भाई, क्या लिख दिया रिजवाना बेटा? तुम दोबारा से लिखना, तुम्हारा कमेंट निकल गया, हम पढ़ नहीं पाए। हम समझे नहीं कि आप ऑप्शनल नहीं है, तो एंशिएंट से नहीं। देखो बेटा, ऑप्शनल तो खत्म हो गया, बात सच है, ऑप्शनल तो खत्म हो गया है अब, लेकिन आप ही लोगों में